रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना रोशनी? एक बार कंफर्म करना बाबू। है दादा। ओके। ओके, गुड इवनिंग सबको। एक बार फिर से, अगर किसी के साथ मैंने गुड इवनिंग नहीं किया तो। अच्छा, आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में, लास्ट वीक मिस हो गया था मेरा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था लास्ट वीक। ओके, तो कंटिन्यू करना है रेशियो एनालिसिस पे। आई होप थोड़ा सा भूल गए होंगे, अगर भूल गए होंगे तो फिर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रिकॉल भी करूंगा। अ, आज क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार बताता हूँ, मतलब क्या क्या चीजें डिस्कस करने का इरादा है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेशियो एनालिसिस में हम लोग लास्ट वीक जैसे कि ईबीआईटीडी मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन मार्जिन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया। मतलब ईबीआईटीडी है मार्जिन ऑफ एनी कंपनी। हाँ, मतलब से फॉर एग्जांपल हम लोगों का करंट केस स्टडीज चल रहा है एमरन बैटरीज एंड एक्साइड बैटरीज के ऊपर। मैंने बोला था आप लोग एक बार प्लीज चेक कीजिएगा, अगर किसी ने किया है तो मैं जरूर बात करूंगा। अच्छा, सेकेंड थिंग, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जाऊंगा पैट मार्जिन को लेके, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, एंड एज वेल एज रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि क्या होगा, उसमें एक एनालिसिस भी होगा, डुपॉन्ट एनालिसिस, फेमस ऑर्गेनाइजेशन डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन, वेरी फेमस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो उन्हीं के बना हुआ एक डुपॉन्ट चार्ट भी बोल सकते हैं या डुपॉन्ट एनालिसिस भी बोल सकते हैं, उसको डिस्कस करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। और एक स्पेशल एरिया में मैं बात करूंगा, शंकर जी ने मुझे बोला कि प्रलय जी एक बार वो टैक्स टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। मैं बस शंकर जी को एक बात कहना चाहूंगा कि शंकर जी, ये टैक्स इम्प्लीकेशंस एज अ सीरियसली फंडामेंटल का ही डिस्कशन है, बट थोड़ा लंबा चर्चा है इसका। तो मैं आज थोड़ा सा रफली बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में थोड़ा 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 करके बताने का कि जैसे बहुत तरह का टैक्स इम्प्लीकेशंस होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। मतलब इनकम टैक्स में ये टैक्स इम्प्लीकेशंस के ऊपर एक चैप्टर बना हुआ है, मोर देन 200 पेजेस के ऊपर, लेकिन इतना डिटेल्स बोलना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। बट हाँ, एक एक आइडिया जरूर क्रिएट होगा, जो मेरा फंडामेंटल का पार्ट भी था। मैंने तो डिसाइड करके भी रखा था कि आप लोगों को मैं फंडामेंटल के साथ साथ ऑब्वियसली टैक्स इम्प्लीकेशंस बताऊंगा। दो तरह का होता है, एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी होता है और एक ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी होता है। तो मैं पहले इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूंगा, उसके बाद मैं ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूंगा। तो ईच एंड एवरी क्लास में मैं थोड़ा 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 करके ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल रफ आइडिया मैं जरूर दूंगा। ठीक है, मतलब ओके। टैक्स तो पूरा समझना है। शंकर जी समझ में आया आपको? हाँ जी। ओके, ठीक है। मतलब टैक्स तो समझना ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होगा वो भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो मुझे तो इसमें बात करना ही है, लेकिन अगर मैं अभी टैक्स इम्प्लीकेशंस बात करना चालू करूंगा तो 2-3 क्लास उसी में लग जाएगा। तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि तो फिर रेशियो एनालिसिस बंद हो जाएगा, तो फिर ना लिंक छूट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करके ही मैं टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। एंड पे, क्लास के लास्ट 15-20 मिनट्स पे थोड़ा सा बात करने से बात बन जाएगा, आई होप। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आप लोगों से बात करना चालू करता हूँ। ओके, तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आपका रेशियो एनालिसिस। मतलब जैसे कि अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मुझे थोड़ा बोलिएगा, स्क्रीन शेयर है? नहीं है क्या? है दादा। नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है। ना ना होइनी। हाँ, नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन शेयर हाँ हो रहा है। अभी? अरे होगा होगा तो। हाँ अभी पानी हो में, गया हो गया। पानी में पेशेंस लेस हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये आपका, ये अमरन बैटरीज है, ठीक है, मतलब अमरन, अमरा राजा, ठीक है, ये इनको लेके हम लोग बेसिकली क्लास में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक 2013-14 का एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, साथ में मैंने आपको 1920 भी डिस्कस करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अवर एडुकेशन बोल सकते हैं कि हम लोग अमरन बैटरी को केस स्टडीज के तौर पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इसको यूज कर रहे हैं एज आवर केस स्टडीज पर्पस। मतलब इसको हम लोग जस्ट यूज कर रहे हैं कि चलिए यहाँ से सीखना है, बस इतना ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या क्लिक कर दिया कि ये पूरा पेज का सेटिंग चेंज हो गया। मोहितोष क्या कर दिया रे?
पेज का सेटिंग चेंज हो गया। चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं। ओ अच्छा, क्लोज करने से हो जाएगा, सॉरी सर। मुझे तो आवाज पाচ্ছিস তো? है दादा। अच्छा ठीक है। ओके, मैं एक बार बस बैलेंस शीट एक बार निकाल लूं, बिकॉज बैलेंस शीट को ही तो यूज करना है, पीएल और बैलेंस शीट। दीज टू पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, ये एज एट 31 मार्च 2014 है। सिमिलरली हम लोग इसके साथ साथ 2019-20 भी कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक रहा हमारा बैलेंस शीट और एक रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी दोनों चीजों को यूज करके ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे पहले मैंने पीएल और बैलेंस शीट में थोड़े डिटेल्स डिस्कशन किया था। ठीक है, जिन लोगों का डिटेल्स पीएल बैलेंस शीट नहीं हुआ है, मैं उन लोगों के लिए पीएल बैलेंस शीट का क्लास फिर से अरेंज करूंगा। ठीक है, तो लेकिन आज थोड़ा रेशियो एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं। लाइक विक्रांत को थोड़ा सा दिक्कत होगा, अनिमेश को थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर दिक्कत होगा तो फिर मैं पीएल बैलेंस शीट का अलग से एक अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अगर आप लोगों को याद है, हम लोग प्रॉफिट रेशियोज में अगर हम लोग बात कर रहे थे, मतलब रेशियो क्या करता है कि पीएल बैलेंस शीट तो रीड कर लेते हैं बहुत लोग। ठीक है, मतलब पीएल में क्या है, बैलेंस शीट में क्या है, वो तो देख के समझ में आ जाता है। जैसे पीएल इज बेसिकली, अगर मैं सिंपल बोलूं आप लोगों को कि पीएल क्या है, तो आप यही बोलेंगे कि रेवेन्यू का सोर्स एंड एक्सपेंस का सोर्स को बताते हैं। मतलब किसी एक बिजनेस में टोटल, किसी बिजनेस ने टोटल कितना रेवेन्यू कमाया किसी पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, इसमें हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम का अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखें तो जस्ट 2 साल का देखने को मिलता है, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर का बन रहा है और उसका प्रीवियस ईयर का। जैसे करेंटली अगर आप किसी कंपनी का चेक करेंगे तो आपको 2021 का दिखेगा। ठीक है, दैट मीन्स 31 मार्च 2020 और 21। ठीक है, ये दोनों अभी आप लोगों को दिखेगा, दैट इज ईयर एंडेड 21 का आपको करेंटली मिलेगा और ईयर एंडेड 20 का भी आपको करेंटली किसी भी कंपनी का डिटेल्स आपको मिल सकता है। तो पॉइंट क्या है कि पीएल हमें क्या बताता है, कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंस बताता है। तो ये तो कोई भी देखेगा तो एटलीस्ट पूरा ज्यादा ना समझे तो कम से कम ये टोटल तो वो समझ ही लेगा। सही, वो कितना भी उनको ज्यादा पता हो, अकाउंट्स के बारे में नॉलेज हो ना हो, वो एटलीस्ट रेवेन्यू का मतलब समझता है। ठीक है, और टोटल कितना रेवेन्यू उस पर्टिकुलर कंपनी ने अर्निंग किया, इसका अंदाजा तो वो लगा लेगा। और साथ में ये भी अंदाजा वो लगा लेगा, दैट इज एक्सपेंस का अंदाजा। ठीक है, कि कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस कितना किया और उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑल्सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम लोग थोड़ा सा नजर डाले तो यू कैन सी इट हियर कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वहां से टैक्स एक्सपेंस लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों को मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, बैलेंस शीट चेक करेंगे तो हमें कंपनी का इक्विटी एंड लायबिलिटी समझ में आता है, मतलब मार्केट में कंपनी का कितना लायबिलिटीज है। और इक्विटी का मतलब ये हो जाता है कि शेयर होल्डर से कितना फंड बिजनेस लेके रखा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ दैट कंपनी। तो ये डिटेल्स देख के आप इतना समझ सकते हो कि अच्छा कंपनी के पास इतना प्रॉफिट का पार्ट पड़ा हुआ है, मतलब दैट मींस रिजर्व इतना है। अच्छा, कंपनी ने शेयर कैपिटल से 170 मिलियन का शेयर कैपिटल कंपनी के पास है, 31 मार्च 2013 में भी था, इस बार भी है। अच्छा, मार्केट में कंपनी का कुछ लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब कुछ टैक्स लायबिलिटी है, अभी तक पेमेंट नहीं किया। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ठीक है, जो प्रोविजंस मेंटेन करके रख रहा है। ये सब कंपनी के लिए नॉन करेंट लायबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, जो कंपनी को इन नियर फ्यूचर देना पड़ेगा। और करेंट लायबिलिटीज में क्या आ जाता है, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ठीक है, बट ये सब तो मैं पीएल बैलेंस शीट में आप लोगों को समझा के रखा, या फिर जिन्होंने नहीं किया वो बाद में इसको फिर से समझेगा। लेकिन मेरा आज का जो क्लास का डिस्कशन है वो ये है कि ठीक है, ये इक्विटी लायबिलिटी या फिर एसेट्स दोनों साइड को देख तो लेंगे, लेकिन इसको एनालाइज कैसे करेंगे। और उसी एनालिसिस के ऊपर बेस करके हम लोग करेंटली डिस्कशंस कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। दैट इज दी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन फंडामेंटल एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन फंडामेंटल एनालिसिस, कि हम लोग किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज को चेक कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट करके कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट प्रेडिक्ट, उसका स्टेटस समझ सकते हैं, उसका स्टेटस समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि रेशियोज कितना तरह का नॉर्मली है, तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, बेसिकली देखा जाए तो ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि रेशियोज तो नॉर्मली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, 4 तरह का रेशियोज होता है। बट
बट 4 तरह का रेशियो तो हो जाता है। इवन किस रेशियो के क्या बोलते हैं ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर मैंने किसी का प्रीवियस क्लास मिस है तो मैं उनको एक बार बोलूंगा कि एक बार प्लीज ये लास्ट क्लास थोड़ा सा एक बार देख ले। मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरा अपलोडेड है, अगर हो सके तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा पर्सनल लेवल पे। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, लेवरेज रेशियो क्या है और वैल्यूएशन रेशियोज क्या है, जिसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंपनी को वैल्यू कर पाते हैं। ठीक है, एंड साथ में ऑपरेटिंग रेशियोज क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने और एक स्पेशल पॉइंट में डिस्कशंस करना चालू कर दिए थे लास्ट क्लास में ही, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर कितना तरह का प्रॉफिट हो सकता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रॉफिट का भी अलग अलग पॉइंट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का भी अलग अलग पॉइंट है। जैसे अगर आप यहाँ पर थोड़ा नजर डालें तो ईबीआई टीडीए मार्जिन, अगर आप लोगों को थोड़ा याद होगा तो मुझे जितना याद आ रहा है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मार्जिन एंड उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं, इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया। और साथ में ईबीआई टीडीए का ग्रोथ, ठीक है, दैट इज सीएजीआर के थ्रू से, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी मैंने बताया था आप लोगों को कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं पैट मार्जिन, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। एक सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन पे, अच्छा मैं इतना थोड़ा सा याद रख सक मतलब उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ईवीआई टीडीए मार्जिन लास्ट मतलब इसका प्रीवियस जो फंडामेंटल एनालिसिस हुआ था उसमें समझ आया था। हेलो अनिमेश, शंकर जी, ईवीआई टीडीए मार्जिन जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशंस किया था वो समझ तो आया था क्लास डिस्कशन? हाँ सर हाँ। ओके, तो हाँ आज जरूर। आज का डिस्कशन पॉइंट रहेगा पैट मार्जिन। ओके, आज का डिस्कशन रहेगा पैट मार्जिन, साथ में पैट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी पे मैं आज कोशिश करूंगा पूरा बात करने का, और इसी में मैं डुपॉन्ट के बारे में बात करूंगा। दिस इज दी मतलब टारगेट है। ठीक है, कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है। फिर हम लोग धीरे धीरे रिटर्न ऑन एसेट्स में भी बात करेंगे एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक एक करके बढ़ते हैं। जल्दबाजी से काम तो बनेगा नहीं फंडामेंटल लेवल में, ना ही फंडामेंटल में बनता है और ना ही टेक्निकल पे बनेगा। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का, तो शैतान नहीं होना है हम लोगों को। ओके, तो पैट मार्जिन, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पैट मार्जिन है क्या। जैसे मोहितोष को थोड़ा सा कनेक्शन करने में दिक्कत होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा मोहितोष, बिकॉज तू जानता है, मुझे पता है। अच्छा, पैट मार्जिन क्या है, व्हाट इज दिस पैट मार्जिन वाइल ईबीआईटीडी। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फेमस पोएट्री आता है, किसी किसी को पता है कि ये पोएट्री क्या है? मैं एक बार वो पोएट्री आप लोगों से डिस्कस कर लूं तो सुविधा रहेगा। ठीक है, जिनको जिनको कनेक्शन करने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए सुविधा रहेगा, और जिनको पता है लाइक प्रिया, रोशनी, दे नो, बिकॉज जो लोग कॉमर्स का हार्डकोर पार्ट के साथ कनेक्टेड है उनको दिक्कत नहीं है। इवन शंकर जी को भी पता है बिकॉज शंकर जी फाइनेंशियल में पढ़ते हैं ये सब चीजें, आई अंडरस्टैंड। मैं एक बार ना फाइनेंस का एक पोएट्री आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ। फाइनेंस पोएट्री क्या है, इसको हम लोग ना इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। रोशनी थोड़ा हेल्प कर, है दादा। इसको मैं पोएट्री नाम दिया। ठीक है किसी भी किताब में आपको इसको पोएट्री नहीं पता चलेगा। ठीक है, मतलब फाइनेंस पोएट्री या फिर इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। बेसिकली दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। ओके, बेसिकली दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, मतलब किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है। ठीक है, और ये तरीके से हम किसी भी कंपनी का मतलब इनकम स्टेटमेंट पे पहुंच सकते हैं। स्पेशली किसका इनकम स्टेटमेंट, शेयर होल्डर का इनकम। किसका इनकम, शेयर होल्डर का इनकम। तो अगर हमें शेयर होल्डर का इनकम पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले क्या होता है ना, किसी भी बिजनेस का शुरुआत क्या होता है अनिमेश, क्या मुझे आप बोल सकते हो कि किसी भी बिजनेस का शुरुआती स्टेज क्या होना चाहिए? मतलब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कैसे पता चलता है कि बिजनेस का जो गाड़ी है वो चल पड़ा है? ये कौन सा चीज हमें बताता है कि यस बिजनेस चल पड़ा है? कैपिटल। नहीं सर, सेल्स। बिजनेस में पैसा लगाने से ही तो हाँ सबका सेल्स बिजनेस सेल्स। चले ना। मतलब बिजनेस मेरा चल रहा है, आपका दुकान आपने ओपन किया और आपका दुकान चल रहा है, ये किस बात से पता चलता है? कि जब आपके दुकान में सेल्स हो, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, मतलब इसमें ऑब्वियसली कैपिटल वगैरह सभी कुछ है। ठीक है, लेकिन इन जनरल जब इनकम का बात आता है, जब इनकम का बात होता है तो सबसे पहले तो सेल्स ही होना जरूरी है।
तो बिजनेस क्या करता है, सबसे पहले सेल्स को लाते हैं और फिर सेल्स से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, कंट्रीब्यूशन। थैंक यू प्रिया। सेल से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दे तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, यू कैन से इट अ डे टू डे प्रॉफिट। ऐसे बहुत लोगों को ना ये चीज पता है, बिकॉज आई नो, बिकॉज मैं बहुत बार फाइनेंस के क्लास में इसका चर्चा करता रहता हूँ। डे टू डे प्रॉफिट है, जैसे कि कोई फुचका वाला डे टू डे अपना शॉप ओपन करता है और शॉप ओपन करके वो उस पर्टिकुलर डे का कुछ सेल करेगा और उसको सेल करने के पीछे उसका कुछ खर्चा होएगा। जैसे मानो कि डेली अगर एक फुचका वाला या पानी पूरी वाला किसी भी पाड़े के मतलब किसी भी रास्ते के मोड़ पे बैठता है ना, पानी पूरी वाले या फुचका वाले, तो उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है, आलू, इमली, इमली पानी, यही सब होगा ना। हेलो, डेली क्या सिमिलर अमाउंट, हाँ मोटोर, वेरी गुड, साल पत्ता, हाँ साल का पत्ता, जो पत्ता यूज कर रहा है यहाँ पर, खाली जो यूज कर रहा है, तो क्या डेली सेम अमाउंट ऑफ फुचका सेल हो जाता है, मतलब सिमिलर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हो जाता है ना, ऑब्वियसली ना, है ना, ऑब्वियसली डेली सिमिलर अमाउंट नहीं होगा। तो जो डेली जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट वेरी करता है उस फुचका वाला का, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये आप किसी भी बिजनेस पे लगा लो, ये बात सिर्फ फुचका वाला का नहीं है, ये आप एमआरएन बैटरीज का भी सिमिलर पैटर्न सोच सकते हो। डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस एक होता है जिसको इन सिंपल एक सिंगल लाइन पे अगर बात करें तो दैट इज सिंपल वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स अमाउंट से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को हटा दो तो आपको बेसिकली कंट्रीब्यूशन मिलता है, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर वर्ड कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन से अगर आप क्या लेस करोगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। हर एक बिजनेस का एक फिक्स अमाउंट ऑफ खर्चा होता है, जैसे अगर दुकान लगा के रखा है तो रेंट वगैरह होगा, है ना, तो किसी को फुचका वाला है तो फिर उसका भी कहीं पर रोड साइड में बैठने का कुछ पैसा देना पड़ता है, वी नो कैसे चलता है हमारे देश में। तो फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंसेस है, ठीक है, कोई रेंटल फिक्स कॉस्ट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी रेंटल है, कुछ तो होगा फिक्स कॉस्ट के हिसाब से। तो जो भी फिक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट उनको लेस करना चाहिए। कोई एसेट है तो उसका फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, तो एक फिक्स कॉस्ट डिप्रिसिएशन भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सीआईटी, ठीक है, या फिर डिप्रिसिएशन को मैं नहीं हटा दिया, मतलब एक्चुअली ये फिक्स कॉस्ट के अंदर डिप्रिसिएशन आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ईबीआई डीआईटी भी बोल सकते हो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बाद जो आपको फिक्स कॉस्ट के साथ साथ आप यहाँ पर ईबी डीआईटी भी बोल सकते हो, जो एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे थे, ईबी डीआईटी, यू कैन सी इट हियर, ईबीआई टीडीए, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और हम लोग एग्जैक्टली एमआरएन बैटरीज का यही ईबीआई टीडीए मार्जिन को लेके ही डिस्कस किए थे कि ये जो भी मार्जिन हम लोग फंडामेंटल लेवल में, आप मनी कंट्रोल ओपन करो, आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करो, आपको उसके अंदर ये ईबीआई टीडीए मार्जिन दिखेगा। जो लोग फंडामेंटल लेवल में मार्केट में कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं ना, वो ये सब मार्जिन वगैरह को जरूर एक बार देखते हैं और फिर जाके कंपनी के बारे में फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। और इस तरह से हम लोग ये ईबीआई टीडीए मार्जिन लास्ट क्लास में तो कर लिया था, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पर वही ईबीआई टीडीए मार्जिन, या मैं सिंपल इसको ईबीआईटी रखता हूँ, डिप्रिसिएशन को थोड़ा सा इग्नोर करके ही लिखता हूँ। ओके, तो ईबीआईटी से सबसे पहले क्या खर्चा देना पड़ता है, ये मेरा पहला प्रॉफिट, दिस इज माई फर्स्ट प्रॉफिट, है ना, दिस इज माई फर्स्ट प्रॉफिट। अगर बिजनेस को पहला प्रॉफिट कभी हुआ है तो ये पहला प्रॉफिट है। यहाँ से सबसे पहले क्या देगा, इंटरेस्ट, मतलब अगर बिजनेस का कोई लोन है मार्केट में तो वो सबसे पहले दे दो, लोन का इंटरेस्ट मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते, लोन का इंटरेस्ट बिना देके भाग नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ मैंडेटरी एक्सपेंसेस। और ये तो आपको, और इसी को लिवरेज भी बोलते हैं, है ना शंकर जी, इसी को लिवरेज भी बोलते हैं ना, कि अगर किसी बिजनेस का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो वो हाईली लिवरेज कंपनी बोला जाएगा। शंकर जी आपको मेरा आवाज आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। आई डोंट नो अच्छा बाकी लोगों के साथ क्या है। अच्छा, सबके साथ ऐसा हो रहा है बीच क्या, बीच ना दादा। हाँ सर, मेरे साथ हो रहा है। अनिमेश के साथ होता ही रहता है। अच्छा, ये मोहितोष, प्रिया, आप लोगों के साथ विक्रांत, आप क्या सबको आवाज में प्रॉब्लम है आज, दादा नो सर, মাঝে মাঝে হচ্ছে हाँ माझे माझे होच्छे, क्लियर है। प्रिया को क्लियर है, मोहितोष बोल रहे बीच बीच में हो रहा है। रोशनी तोरो होच्छे, ना दादा। मे बी आज वेदर थोड़ा सा खराब है बाहर में, मे बी किसी किसी जगह में वेदर के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा है, मोस्ट हाँ वेदर प्रोबेबली। की वजह से।
वेदर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज बाहर का वेदर इज नॉट गुड। अभी बहुत जोर का क्लाउड आया था, किसी किसी जगह में बहुत जोर में बारिश भी हुआ, मे भी इसी कारण हो रहा है। आई होप, देखिए धीरे धीरे आई होप ठीक हो जाएगा। क्या एकदम मतलब अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रहा है, मतलब पूछना चाह रहा हूँ मैं। ना ना नहीं अभी अच्छा है ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपको पैड मार्जिन में जो बात करना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं इसको एक बार बताना चाह रहा हूँ फिर से कि ईबीआईटी से हमें सबसे पहले क्या खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट का खर्चा करना पड़ेगा। और ये हर बिजनेस के लिए मैंडेटरी एक्सपेंसेस है। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट जाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? EBT, earning before tax. अर्निंग बिफोर टैक्स, दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये भी एक तरह का प्रॉफिट है। ये सभी प्रॉफिट का टाइप्स है, ठीक है। अब अलग अलग प्रॉफिट से ही आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। अभी थोड़ा वेट करो, बिकॉज 10-15 मिनट बाद हम लोग एनालिसिस करना चालू करेंगे, तो आप लोगों को दिखेगा कि किस तरह से एनालिसिस हो रहा है। तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट हो गया यहाँ पर। विक्रांत तुझे समझ में आ रहा है? विक्रांत, हेलो विक्रांत, तू बोल, तुझे समझ तो बाकी सबको समझ में आ जाएगा। ये भी एक तरह का प्रॉफिट है, बट इस प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट चला गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, बस इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट। अब कौन सा प्रॉफिट देंगे प्रिया, बोलो? Tax. अब टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना है अभी, ठीक है, इनकम टैक्स, ठीक है, या कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी बोलो आप। अब टैक्स देने के बाद क्या मिलेगा हमें? Earning after tax. पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट। अब मैं इसी के बारे में बात करना चाह रहा हूं, बट इस पैड में बात नहीं करूंगा, पैड मार्जिन पे बात करूंगा और इस पैड को एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो इसी में बात होगा। तो प्रॉफिट ये भी एक तरह का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें क्या हुआ, सरकार को टैक्स दे दिए। अब इसके बाद क्या लाइन चलता है, पैड के बाद अगर बिजनेस में कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसके थ्रू से मार्केट से कंपनी मनी रेज करता है। प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को प्रेफरेंस देने के बाद, मतलब जिनको ना फिक्स्ड अमाउंट में होता है, लाइक 15%, 12%, वेराइटीज ऑफ रेट चलता है। स्टैंडर्ड यही होता है कि वो, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर है, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या करता है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है और मार्केट में बिजनेस के प्रॉफिट से वो डिविडेंड कमाता है, मार्केट में गेन में कमाता है, और वो ट्रू ओनर होते हैं। बट प्रेफरेंस डिविडेंड वाले क्या होते हैं ना, वो फिक्स्ड अमाउंट लेके ही खुश रहना पसंद करता है, और कंपनी भी उनको देना पसंद भी करता है इन सम सिनारियोस। इसके बाद कंपनी के पास जो बचेगा, इसको क्या बोलेंगे? So earning available for equity shareholder. अर्निंग फॉर इक्विटी। इन सिंपल अगर बोला जाए तो इसको यही बोलेंगे कि अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है। अब यही इक्विटी, दिस इक्विटी, ये जो अर्निंग फॉर इक्विटी है, इसको अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलता है अर्निंग पर शेयर। और वो अर्निंग पर शेयर ही शेयर होल्डर का अर्निंग है एक्चुअली शेयर मार्केट में। अब यही अर्निंग पर शेयर तक तो पहुंच जाएंगे, बट ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा जितना आसान इस पोएट्री में दिखा। ये पोएट्री मैंने हजारों बार बोला, मतलब इतना बार मैं क्लास में इसका डिस्कस करता हूँ, इवन ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस में भी। लेकिन बात यही है कि ये सुनने में जितना आसान लगता है और उसको एनालाइज करने में इससे थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना होगा, ठीक है। ये भी एक तरह का एनालिसिस है, बट इससे भी बड़ा एनालिसिस में हम लोग धीरे धीरे डीप डाइव करेंगे। गुड इवनिंग शुभो, शुभो गुड इवनिंग। सुबह को आवाज नहीं आ रहा। गुड इवनिंग दादा। ठीक है, अच्छा चलो। तो पैट मार्जिन स्टार्ट कर रहे हैं। इतना दिन में बस इतना ही समझाने का कोशिश कर रहा था अनिमेश कि ये पैट आता कहाँ से है। अनिमेश तुझे समझ में आया? अनिमेश, विक्रांत, मैं लोगों को स्पेशली पूछूंगा, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया ना कि पैट कहाँ से मिलता है या किस तरह से मिलता है? बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि पैट तक पहुंचने का जर्नी क्या चलता है। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाओ, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स एक्सपेंस को हटाओ तो ईबीआईटी मिलेगा, ईबीआईटी से इंटरेस्ट को हटाओ तो ईबीटी मिलेगा, ईबीटी से टैक्स को हटाओ तो पैट मिलेगा। और ये जो जर्नी है ना अप टू शेयर होल्डर के अर्निंग तक पहुंचने का, ये जर्नी तो हर एक कंपनी को ही करना पड़ेगा। अब वही पैट मार्जिन को एनालाइज कैसे करेंगे, वही तो ऑब्जेक्टिव है आज का। While EBITDA margin is calculated at the operating level, the profit after tax margin is calculated at the final profitability level. बात को समझिएगा, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये जो अभी मैंने आपको पोएट्री लिखाया, ये जो पोएट्री मैंने अभी आपको लिखाया, क्या बोल रहा है? बड़ा सिंपल बात कर रहा है
कि ये जो ईबीआई टीडीए या फिर ईबीआईटी जो भी बोलो आप इस पर्टिकुलर एरिया को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर आप यहाँ से डिप्रिसिएशन को हटा सकते हो बाद में, ठीक है। करेंटली इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाते मैटर को। और ऐसे डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम या नॉन कैश एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एसेट का वैल्यू डिटोरिएट के कारण होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में बोला था। अब पॉइंट क्या है कि इतना तक का जो एरिया है ना, ये बेसिकली कंपनी का ऑपरेटिंग लेवल का एरिया है। इसको बेसिकली ऑपरेटिंग लेवल बोलते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बोल सकते हैं आप। लेकिन जब पैट का बाद आता है ना, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट के बाद, टैक्स पेमेंट के बाद आपके पास जो बचा रहता है ना, ये इसको ना ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी लेवल या फिर फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। अब ये फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल आपको काफी अच्छा एनालिसिस दे सकता है, बिकॉज ये आपका कोई नॉर्मल प्रॉफिट लेवल नहीं है, दिस इज योर फाइनल प्रॉफिट लेवल। अब ये फाइनल प्रॉफिट लेवल किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन उसके लिए आपको पहला वाला भी समझना पड़ेगा, दैट इज ऑपरेटिंग मार्जिन वाला एरिया भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये पैट मार्जिन एनालिसिस होता कैसे है या फिर इससे हमें क्या समझ आता है, तो इसी में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों से। ओके, थोड़ा बैकग्राउंड रेडी करने में टाइम लगता है, क्या करें। At the operating level, we consider only the operating expenses. However, there are other expenses such as depreciation and finance cost, which are not considered. मतलब operating level में खर्चा होता है, लेकिन कुछ खर्चा ऐसा भी होता है जैसे कि depreciation, जैसे कि finance cost, ये खर्चा operating level में नहीं होता, which are not considered there. Along with these expenses, there are tax expenses as well. When we calculate the PAT margin, all expenses are deducted from the total revenues of the company to identify the overall profitability of the company. जो बात यहाँ पर कहा गया है, अब डिट्टो इसको समझिए, मैं आपको वही आपको अभी समझा रहा था कि ऑपरेटिंग मार्जिन में जब मैंने बात किया आप लोगों को, सॉरी ऑपरेटिंग मार्जिन बोल रहा हूँ, मतलब ऑपरेटिंग लेवल में मैं जब मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे आप एक पॉइंट का ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट में आप एक बार ध्यान दीजिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब आपका बेसिकली यहाँ तक का एरिया, सेल्स का एरिया है ना, आपका सेल्स इसके अंदर है, ठीक है, आपका वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर है, आपका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, आपका फिक्स कॉस्ट भी थोड़ा बहुत है, लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर भी कुछ एरिया ऐसा है लाइक डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग लेवल में आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग लेवल में आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद का जो एरिया है, ठीक है, और उसके बाद जो टैक्स आप दे देते हो, ठीक है, तभी जाके आपको रियल प्रॉफिट मिलता है। तो वही बात यहाँ पर फिर से बोल रहा है, दैट इज दिस, जो मैंने पोएट्री में बताया सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आप जस्ट देखो एक बार, यहाँ पर भी वही बता रहे हैं। अलोंग विद दीज एक्सपेंसेस द टैक्स एक्सपेंसेस एज वेल, व्हेन वी कैलकुलेट पैट मार्जिन ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू of the company to identify the overall profitability of the company. ना सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, आमरन बैटरीज का एनुअल रिपोर्ट के साथ कंपेयर करना सीखेंगे ऑब्वियसली। अब पैट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, नहीं नहीं याद करने का जरूरत नहीं है, आप बस समझिए, समझिए पहले फिर याद कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट याद मत कीजिए, फिर ना क्या होता है ना, प्रैक्टिस के साथ साथ बन जाएगा। जैसे आप डेली मार्केट एनालिसिस करना चालू करेंगे ना, ठीक है, मैं कुछ होमवर्क कॉन्सेप्ट लाऊंगा, उसके लिए ना ग्रुप डिस्कशंस करूंगा फोरम टाइप में, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं उसका डे टू डे बेसिस में, जैसे मैं टेक्निकल क्लास में भी बोला एक अनिमेश, याद है अनिमेश, ये टेक्निकल के लिए भी मैं बोला, सिमिलरली मैं फंडामेंटल के लिए भी एक ऐसे ही एक फोरम का मतलब ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ कि जहां पर जो भी क्लास में डिस्कशंस होता है, सिमिलरली अगर कोई घर में सेम टू सेम किसी भी कंपनी के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लास पे डिस्कशन हुआ है, उसके लिए भी एक डिस्कशन एरिया में बनाना मतलब मुझे बहुत इच्छा है, ठीक है, मैं बाद में उसके बारे में बोलूंगा। पैट इज एक्सप्लिसिटली, तो क्या फॉर्मूला क्या है, पैट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। प्लीज एक बार देखिए मैटर को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब एमआरएन बैटरीज का टोटल रेवेन्यू ढूंढना है हमें, कहाँ मिलेगा, टीएल में जाने से मिल जाएगा। तो पैट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द एनुअल रिपोर्ट, एमआरएन बैटरीज पैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14, जो डेटा हम लोग फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस यूज कर रहे हैं। आपको मन है तो आप फाइनेंशियल ईयर 21 में जाके भी एमआरएन बैटरीज कैलकुलेशन कीजिए, देयर इज नो इशू विद दैट। अच्छा, पैट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन एनुअल रिपोर्ट दैट इज 367 करोड़ ऑन द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ 3482 करोड़। ओवरऑल रेवेन्यू है 3482 करोड़ का, ये सब मिलियंस पे दिया हुआ है,
इंक्लूडिंग अदर इनकम। अच्छा, इसके अंदर कुछ अदर इनकम भी है। अदर इनकम मतलब जो इनकम बिजनेस का डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है। डे टू डे पार्ट मतलब ये बैटरी का बिजनेस करता है, कभी अगर कोई जमीन वगैरह बेच के कुछ अर्निंग हुआ तो वो भी अदर इनकम में चला जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करके इनकम हुआ है तो वो भी अदर इनकम में चला जाता है। तो ये जो 3482 करोड़ का इनकम बता रहा है इसके अदर इनकम के साथ है, ये बैलेंस शीट एंड पीएल में बता के रखता है। दिस ट्रांसलेट टू ए पैट मार्जिन ऑफ कितना, 367 डिवाइडेड बाई 3482 करोड़, दैट इज 10.5%। वेट इसको ना ऐसे से तो नहीं होगा, अभी देखना पड़ेगा ना। जो अमाउंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो उसको तो एक्चुअली में बैलेंस शीट में आपको ढूंढना है रियल लाइफ में, तो ढूंढिए। मैं भी रियल लाइफ बैलेंस शीट ओपन करके बैठा हुआ हूँ। क्या आप लोग देख सकते हो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या आप देख सकते हो? हेलो, मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा। रोशनी, प्रिया, आप लोग मेरा हेल्पर बनो। बोलो सर। 3482 ये मिलियंस पे है, ये मिलियन डेटा पे दिया हुआ है, इसको आप करोड़ में ट्रांसफर करो तो ये 3482 करोड़ ही हो जाता है। हाँ या ना? है दादा। है ना? तो टोटल रेवेन्यू का डेटा हमें कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। दैट इज वाई मैं स्टार्टिंग में आपको बोला कि रेवेन्यू ढूंढना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ, ठीक है, या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। तो टोटल रेवेन्यू 3482 करोड़ का जो मेरा डेटा मिला मुझे, इनसे इसके साथ मुझे क्या चीज कंपेयर करना पड़ा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कहां मिलेगा? ये भी तो मुझे पीएल में ही मिल जाएगा। जस्ट लुक हियर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये अमाउंट था 5366 मिलियन का अमाउंट था। यहां से टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्सेस, डिफर्ड टैक्सेस सब कुछ मिला जुला के देने के बाद कंपनी के पास ये प्रॉफिट बचा है, दैट इज पैट, है ना? ये अमाउंट क्या है? पैट ही है ना? दिस इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस और नो? है दादा। तो इस दिस 3674 मिलियन का अगर हम लोग करोड़ में ट्रांसफर करें तो 367 करोड़ ही होता है। तो अब इसको हम लोग जब कैलकुलेशंस में डाल रहे हैं, फॉर्मूला में डाल रहे हैं पैट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए, जस्ट लुक हियर, 367 डिवाइडेड बाई 3482, तो हमें जो मिला दैट इज 10.5%। ये तो हम लोग जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं बचपन में रेशियो एनालिसिस पढ़ने के टाइम पे भी करते थे, लेकिन अब सवाल है कि इसको एनालाइज कैसे करेंगे? ये जो कंपनी का 10.5% प्रॉफिट मार्जिन है, इस प्रॉफिट मार्जिन हमें क्या बताता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर 10.5% कैलकुलेशन शो किया, 367 डिवाइडेड बाई 3482, और ये डेटा कहां से मिला, डेटा का सोर्स क्या है ये आपने देख लिया, ठीक है? ये आपका खुद का काम है। आप कंपनी का बैलेंस शीट लो और बैलेंस शीट लेके ये घर पे आप करो, मतलब बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, ये आपका खुद का काम है कि आप कंपनी के बैलेंस शीट लो और देखो। मार्केट में डेटा अवेलेबल होता है, वी ऑल नो, है ना? मार्केट में डेटा अवेलेबल होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब एप्लीकेशंस वगैरह मार्केट में है। इवन जो ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट करते हो उनके थ्रू से भी कई सारा डेटा मिलता है। न्यूज बहुत सारे हैं, बट न्यूज देखो, मार्केट का जो भी डेटा आपको मिलता है सब देखो, बट उसके बाद आप खुद भी एक बार कैलकुलेट कर लो उसका मतलब बैलेंस शीट और पीएल निकाल के। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 2011 का पैट 148 करोड़ का पैट था। पैट मार्जिन कैलकुलेशंस करके मिला था 8.4%। सिमिलरली आप 2012 का भी कैलकुलेट करो, 2012 का 215 करोड़ का पैट था, 8.9% का पैट मार्जिन निकला था, यही फॉर्मूला यूज करके। 13, 14 और हम लोग रिसेंट डेटा जो कैलकुलेट किए जो हमारे करंट ईयर है एज पर आवर एप्लीकेशन पर्पस, दैट इज 367 करोड़, दैट इज 10.5%। नाउ इससे क्या पता चलता है? पैट एंड पैट मार्जिन, पैट और पैट मार्जिन, दिस इज पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड दिस इज पैट मार्जिन। जब परसेंटेज में बोलते हैं तब वो मार्जिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैट एंड पैट मार्जिन ट्रेंड सीम्स इंप्रेसिव एज वी कैन क्लियरली सी ए मार्जिन एक्सपेंशन। धीरे धीरे मार्जिन बढ़ रहा है, किसी को भी पूछने से वो हर कोई समझ सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े, वो हर बिजनेसमैन का इच्छा है और उस इन्वेस्टर के लिए भी वही वो चाहते हैं कि भाई जिस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूं वो बिजनेस में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डे बाय डे बढ़ता रहे, बिकॉज टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो वो अपने शेयर होल्डर के लिए भी ज्यादा रख पाएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, कोई एकदम कॉमन सेंस है, कोई भी समझ सकता है। The PAT and PAT margin trend seems impressive as we can clearly see a margin expansion. The 4-year CAGR growth, ये जो 4 साल में जो ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इसका अगर आप CAGR कैलकुलेट करोगे दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 148 टू 367। अब इसको CAGR में कन्वर्ट करो, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को सिखाया था CAGR।
ठीक है, वो एंड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू होल टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1, आप इस तरह से फॉर्मूला को निकालो। लास्ट क्लास में मैंने पूरा इसको बताया था, एक बार रिकॉल करवाया था। ऐसे तो मैं बेसिक्स में CAGR का सिखाया था, लेकिन ये CAGR अगर आप करोगे तो ये 2011 से लेके 2014 में इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इन पैड मार्जिन 25.84%। ये गुड साइन है कि नहीं है? हेलो, अब मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, इतना दिन में मैं कुछ बोला, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इज दिस ए गुड साइन? अगर किसी कंपनी का पैट मार्जिन या पैट 25.48 कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है तो ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? बहुत बहुत अच्छा बात है दादा। बहुत ही अच्छा बात है, वेरी गुड शुभम, बहुत ही अच्छा बात है, गुड साइन। ठीक है, मोहितोष तेरे को आवाज आ रहा है मेरा? मोहितोष को कुछ प्रॉब्लम था शुरू से। হ্যাঁ দাদা। ওকে, বোঝা যাচ্ছে তো মোহিতোষ? বল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। तो 25.48% इज अ गुड साइन फॉर द बिजनेस। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी अब उसका CAGR कैलकुलेट करो, उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप देखो। एनुअल ग्रोथ अगर 4 साल की हो, आप 10 साल का भी देख सकते हो, यू कैन 10 इयर्स भी देखो आप। ठीक है, नीडलेस टू से इट ऑलवेज मेक सेंस टू कंपेयर रेशियो विद इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब देयर इज अ बिग थिंग, ठीक है, जब आप इसका CAGR देख रहे हो, ये तो एमरन है। अब एमरन का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर वी ऑल नो एक्साइड बैटरी है। ठीक है, तो आप एमरन देख रहे हो, एक्साइड देख रहे हो, मादरसन सोमी भी देख लो, वो भी एक उसी तरह का काम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत कनेक्टेड। तो जो भी इनके कनेक्टेड बिजनेस है, अब उनका भी CAGR चेक करो, तो फिर आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा कि भाई आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। अब एमरन चेक करोगे, उसका CAGR देखोगे पैड मार्जिन का, तो उसके साथ साथ आप एक्साइड का भी चेक करना चाहोगे, ये सर नो? कोई मुझे चेक करके बता सकता है प्रॉफिट मार्जिन अगर करंट डेटा में देखा जाए? मैं देखता हूँ एक्साइड, एक सेकेंड, एक्साइड प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन सॉरी, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। राइट, बेसिक EPS, नेट प्रॉफिट, PBT मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन दिया यहाँ पर, पैट मन नहीं दिया, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट से ही हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन या पैट मार्जिन 7.55, ये आपका डेटा मार्च 21 का डेटा है। ये मार्च 21 का डेटा है, मार्च 20 का भी है, मार्च 19 का भी है, 18, 17 आपको हर तरह का मिल रहा है। इसके बगल में अगर मैं एक्साइड को भी निकाल लूं एक बार, सॉरी एमरन का करंट देखना चाहता हूं मैं, एमरन पैट मार्जिन, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। इसका भी नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए, आप चेक कर सकते हो दोनों को। हेलो, क्या आप लोग दोनों को आसपास में बिठा के चेक कर सकते हो डेटा कलेक्ट करके? ये देखो, ये है आपका एक्साइड का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, 9.14 था, वहां से कम होके 7.55 में आज की डेट में है। ठीक है, ये एक्साइड है, ये एक्साइड बैटरी है ना, सही बोल रहा ना मैं? यस, दिस इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर अब एमरन में देखो, एमरन का डेटा नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये देखो 8.99, 7.77, बीच में कम हुआ था 9.04। तो करंट के हिसाब से अगर देखो तो एक्साइड से बेहतर है, एक्साइड से करेंटली एमरन बेहतर दिख रहा है। ठीक है, बट दिस इज नॉट दी वन पैरामीटर, और भी पैरामीटर्स है। ठीक है, और भी पैरामीटर्स है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा पैरामीटर हमारे आंखों के सामने घूम रहा है। अब ये पैरामीटर को देखना और उसका मतलब को समझना, उसी के लिए ही फंडामेंटल एनालिसिस क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जब हमें CAGR ग्रोथ देखने को मिलता है, दिस इज CAGR ग्रोथ। ठीक है, और हम लोगों ने जो देखा दैट इज दिस पार्ट, हम लोगों ने जो देखा वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, पैट मार्जिन का 8.4, 8.9, 9.6, 10.5, और हम लोगों ने रिसेंट भी देखा कुछ 9 पॉइंट समथिंग डेटा, 21 का डेटा हम लोगों को दिखाई दिया। बोलिए, कुछ समझ में आया आप लोगों को पैट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन? हेलो, जो भी समझ में आया बोलिए। रोशनी तो बोल रहा है हाँ,
शंकर जी, अनिमेश, आप लोग भी बताइए। हाँ समझ गया। ठीक है ना, इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप लोगों आपको क्या करना होगा। अनिमेश बोलो, समझ में आया आपको? শুভ है শুভ दादा বোঝা গেছে তো? है दादा हाँ, है बस यही कॉन्सेप्ट था, ये इजी कॉन्सेप्ट था। पैट मार्जिन का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी था। आपको बस क्या करना है, पीएल में जाना है, कंपनी का टोटल रेवेन्यू ढूंढना है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ढूंढना है। अब अगर ये ढूंढ लेते हो तो आप कंपनी का पैट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। और पैट मार्जिन आप जो भी कंपनी का, आपका कॉम्पिटिटर जो भी पीयर है, ठीक है, जो भी पीयर्स ग्रुप है, आप सारे के सारे कंपनी का कंपेयर करो और आप उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी लेना चालू कर सकते हो। तो ये था पैट मार्जिन कैलकुलेट करने का एक सिस्टम और उसको समझने का एक तरीका। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, नाम तो सुना ही होगा इसका। हेलो, आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम जरूर सुने होंगे मार्केट में, रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ शंकर जी, सुने कि नहीं सुने? हाँ सुने। बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है रिटर्न ऑन इक्विटी। अनिमेश का आवाज एकदम नहीं मिल रहा है। अनिमेश, तुम्हें मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अनिमेश को क्या हो जाता है बीच बीच में? अनिमेश बोलो, समझ में आ रहा है, मतलब तुमको मेरा आवाज आ रहा है? व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आवाज आ रहा है तो। व्हाट्सएप कर सकते हो, अच्छा ठीक है। चलो रिटर्न ऑन इक्विटी में बात करते हैं। बहुत ही वाइटल है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सुनिएगा, ठीक है? दिमाग को बहुत शांति से सुनिए, बहुत वाइटल पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो एज इट हेल्प्स द इन्वेस्टर एसेस द रिटर्न द शेयर होल्डर अर्न्स फॉर एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल, आपका हर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आपका ईच एंड एवरी पेनी, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये आपको पता चलेगा। दैट मींस अगर पर शेयर के बेसिस में भी आप बोल सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स द एंटिटीज एबिलिटी, एंटिटी मतलब कंपनी का बात कर रहे हैं। अगर आप, जैसे मैं, अगर आप रिलायंस का बात करते हो तो रिलायंस है, अगर आप एमरन का बात करते हो तो एमरन है, अगर आप एक्साइड का बात करते हो तो एक्साइड है। जो भी एंटिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये ROE एक्चुअली आपको क्या बताता है, ये ROE एक्चुअली बताता है कि एंटिटीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर से जो इन्वेस्टमेंट लेता है उसके थ्रू से वो कितना पैसा कमा सकता है, बेसिकली कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। इन अदर वर्ड्स, ROE shows the efficiency of the company in terms of generating profits to its shareholders. Obviously, higher the ROE, the better is for the shareholder. ये तो एकदम सिंपल बात है ना, कि अगर ROE ज्यादा होगा, जितना हायर होगा, वो शेयर होल्डर के लिए उतना बेहतर बातें होंगे। बट एक चीज, इस बेहतर में ना खो मत जाइएगा, इसके अंदर एक ट्रैप छुपा हुआ है। हायर दी ROE सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट इसको हायर बनाने का ना बहुत सारा तरीका है। हायर ROE बनाने का बहुत सारा तरीका है, एक बार सुनिए तो पहले, इसीलिए मैं बोला शांत दिमाग से सुनिएगा। हायर ROE देख के ट्रैप में ना फंस जाओ आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग खेल इसके अंदर छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा और उसका तोड़ भी सीखना पड़ेगा हम लोगों को, कि वो ट्रैप से बाहर निकलने का तोड़ भी तो सीखना पड़ेगा। मतलब काइंड ऑफ वो महाभारत में वो अभिमन्यु का कहानी हम लोग जानते हैं ना, कि अभिमन्यु, उसको अंदर घुसना तो आता था, क्या बोलते हैं उसको, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता था, बट उससे बाहर निकलना उसने सीख नहीं पाया। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये ROE के अंदर घुस तो हम लोग सकते हैं, ये अगर थोड़ा सा नॉलेज के साथ हम लोग पहुंच तो जाएंगे, बट उससे बाहर निकालने का मार्ग भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। The better is for the shareholder. In fact, this is one of the key ratios that helps the investors identify investable attributes of the company. To give you a perspective, the average ROE of the top Indian companies. अगर मैं टॉप निफ्टी 50 की बात कर लूं, ठीक है, निफ्टी 50 या फिर बेस्ट नेक्स्ट निफ्टी 50, जो भी आप पसंद करते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट 50 में भी इतना अच्छा कंपनी है जो निफ्टी 50 के अंदर नहीं है, ठीक है। इवन उसके निफ्टी 100 के अंदर भी या निफ्टी 500 में भी कुछ अच्छा कंपनी छुपा हुआ होता है, जो क्या बताऊं आपको। लेकिन अगर मैं टॉप कंपनीज का बात करूं, जो ब्लू चिप कंपनीज भी आप बोल सकते हो, तो टॉप इंडियन कंपनीज का जो ROE है, अगर आप चेक करोगे तो मोटा मोटी 14 से 16% के रेंज में रहता है, एवरेज। ओके, आई पर्सनली प्रेफर, ऑब्वियसली किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतर क्या होगा
कि ROE ऑफ 18% अपवर्ड्स, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 18% से ज्यादा हो ना, वो बेहतर माना जाता है। ये मार्केट स्टैंडर्ड है कि ROE 18% से ज्यादा है तो वो उसको ज्यादा बेहतर माना जाता है और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है ऑब्वियसली। लेकिन अब सवाल है कि ये 18% समझेंगे कैसे, या 14% हो या 16%, हाउ टू अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं। द रेशियो इज कंपेयर्ड विद द अदर कंपनीज। अब इस रेशियो को अदर कंपनीज के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ सेम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कीजिएगा। मतलब जब बैंक के बिजनेस के अंदर बात करेंगे, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर के साथ कंपेयर करेंगे तो SBI को कंपेयर कीजिए, अगर लेकिन SBI के साथ HDFC कंपेयर मत कीजिए। SBI के साथ HDFC कंपेयर करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है SBI के साथ HDFC क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए? मेरा मानना है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। हेलो, हाँ सर, वो पब्लिक कंपनी है, HDFC प्राइवेट है। क्यों? यही यही कॉन्सेप्ट है, दोनों बैंक जरूर है नहीं ऑब्वियसली। सर, इसका NPA ज्यादा है, उसका NPA कम है। हाँ ये भी पॉइंट है, इसलिए ये क्योंकि ये पब्लिकली कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर कॉन्सेप्ट में चलता है, ये प्राइवेट सेक्टर कॉन्सेप्ट में चलता है। इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, HDFC के साथ अगर कंपेयर करना है तो हम लोग कोटक ऑब्वियसली महिंद्रा बैंक। कोटक का करेंगे, कोटक ICICI महिंद्रा का करेंगे ऑब्वियसली, कोटक ICICI इनका कंपेयर करेंगे। तो सिमिलर इंडस्ट्री का मतलब यही हो जाता है कि सिमिलर पैरामीटर रखिएगा, तभी कंपैरिजन में कोई मतलब होता है। वेरी गुड अनिमेश। अब नाउ एंड इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम, समय के साथ साथ देखना भी चाहिए। If the ROE is high, it means a good amount of cash is being generated by the company. अगर कंपनी का ROE हाई है, इसका मतलब है कि कंपनी हाई अमाउंट ऑफ कैश जनरेट करने का ताकत रखता है, और जितना कैश जनरेट करने का ताकत बिजनेस में होगा उतना अच्छा है शेयर होल्डर के लिए। हेंस द नीड फॉर एक्सटर्नल फंड इज लेस। अब एक्सटर्नल फंड का नीड कम हो जाएगा, एक्सटर्नल फंड का नीड कम हो जाएगा मतलब ना तो और ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, ना ही लोन इशू करना है, ठीक है, ना ही डिवेंचर इशू करना है, तो कंपनी थोड़ा डेप्ट फ्री रहेगा तो अच्छा रहेगा। दस हायर ROE इंडिकेट्स ए हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। ये भी एक बात है कि अगर ROE अगर हायर है, इसका मतलब मैनेजमेंट परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मतलब एक्चुअली ना फंडामेंटल एनालिसिस का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, एक होता है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, और एक होता है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वांटिटी मतलब जब हम लोग PL बैलेंस शीट चेक करके डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ हमें ये भी तो देखना होगा, ये सब क्वांटिटी है। वेरी गुड, क्वांटिटी देख के, कैलकुलेशन देख के, अमाउंट देख के, नंबर्स देख के बड़ा मजा आता है लोगों को, लेकिन इसके अंदर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस भी छुपा हुआ होता है। ये बहुत लोगों को ना दिखता नहीं है। ये मैंने देखा कि सबको नंबर्स दिखता है, बट नंबर्स के पीछे छुपा हुआ मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस नहीं दिखता। ये देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये बात हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ROE कैन बी कैलकुलेटेड, इसका फॉर्मूला क्या है? अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है ये भी आपको समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट इन द सेंस यू कैन से पैट, ओके, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। अब इनटू 100 परसेंटेज के लिए है और कोई बात नहीं है, बाकी पॉइंट है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए इसको सीखते हैं, फिर एमआरएन बैटरीज के थ्रू से भी सीखेंगे। There is no doubt that ROE is an important ratio to calculate, but like any other financial ratios, it is also has a few drawbacks. To help you understand its drawback, consider this hypothetical example. तो एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके ही आपको आगे लेके चलना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम है विशाल रांस पिज्जा स्टोर, ठीक है। विशाल विशाल बोल के कोई एक इंसान है जो पिज्जा का दुकान चलाते हैं। तो बेक पिज्जाज विशाल नीड्स एन ओवन, पिज्जा बनाने के लिए ऑब्वियसली ओवन चाहिए, which cost him 10,000. Oven is an asset to Vishal's business, yes or no? विक्रांत, पिज्जा के दुकान में ओवन एसेट है कि नहीं है सर? हाँ, सबसे बड़ा एसेट है ना, बहुत बड़ा एसेट है उसके लिए, चाहे दाम 10,000 ही क्यों ना हो। तो 10,000 ओवन इज एन एसेट, इसके बिना कुछ नहीं होगा। He procures the oven from his own funds, ये वो अपने पैसे से लेके ला रहे हैं। सपोज मानो कि ये जो ओवन का फंड है ये खुद अपने पैसे से वो जुगाड़ किया। एंड 6 नो एक्सटर्नल डेब्ट, मतलब देयर इज नो लोन इन दिस 10,000 एसेट, कोई लोन वगैरह नहीं लिया। एट दिस स्टेज यू वुड एग्री ऑन हिज बैलेंस शीट ही हैज अ शेयर होल्डर्स इक्विटी 10,000। देखो 10,000 का ओवन लेके आया, वो खुद के पैसे से लेके आया, तो खुद के पैसे से जो लेके आया 10,000, ये उसका क्या है, कैपिटल भी तो है।
प्लीज थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि 10,000 का ओवन लेके आया, खुद के पैसे से लेके आया, तो कैपिटल कितने का है? 10,000, और बदले में जो उसको एसेट मिला वो भी कितने का है? 10,000। नाउ पॉइंट इज दैट, अब इसमें मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आता हूँ, ये फॉर्मूला तो मैं अभी कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, इसमें क्या है, लेकिन इसमें ये एसेट और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पॉइंट है, इसमें क्यों इतना ज्यादा बात करना चाहिए? अब एक चीज देखिए, चलिए बैलेंस शीट में 2 मिनट घूम के आते हैं। हाँ, थोड़ा बैलेंस शीट घूम के आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप एक बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि कंपनी का हर एक बिजनेस का ये बात कहते हैं कि बैलेंस शीट। क्यों बोलते हैं बैलेंस शीट? क्यों बैलेंस शीट नाम क्यों दिया गया? बिकॉज वो बैलेंस करता है। अब वो बैलेंस क्यों करता है? ठीक है, क्यों करेगा बैलेंस? बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, विदाउट बैलेंस ये बिजनेस चल ही नहीं सकता। आप बोलोगे कैसे? आप यहाँ पर एक चीज देखो, आप जस्ट इसका टोटल अमाउंट देखो, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी है जिसके अंदर शेयर कैपिटल एक पार्ट है, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल इज वन ऑफ द पार्ट, ठीक है। अब इसमें तो शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है 170 मिलियन का, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि 21,394 ये इसका 2014 का क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, ठीक है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल भी एक पार्ट है। मैं बस इसको मान रहा हूं कि अच्छा, तो 21,394 टोटल बिजनेस का इक्विटी एंड लाइबिलिटी है। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और साथ में कुछ बाहर का लोन वगैरह भी है। इन सिंपल अपना फंड भी है और बाहर से भी कुछ लिया है। इक्विटी मतलब अपना, ठीक है, इक्विटी मतलब ओन, और लाइबिलिटी मतलब लोन। क्या बोल सकते हैं ऐसा? इक्विटी मतलब ओन और लाइबिलिटी मतलब लोन, और वही दोनों चीज हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? बोलिए ना, कॉमन सेंस क्या बता रहा है सबका? इक्विटी मतलब अपना पैसा और लाइबिलिटी मतलब दूसरे का पैसा, जिसको मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूँ, है ना? शंकर जी, समझ में आ रहा है ना आपको भी? हाँ ठीक है। अब एसेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जस्ट लुक हियर, एसेट का अमाउंट भी देखिए आप। ये सब एसेट मैंने बनाया, ठीक है, कहां से बनाया मैंने एसेट? ये सारे के सारे एसेट कहां से आया? ये सारा का सारा एसेट मैंने जो इक्विटी और लाइबिलिटीज के दिख रहा, चाहिए एक बात है कि ये जो, ऐसा नहीं कि 2014 में ही सारा का सारा इक्विटी लाइबिलिटी हुआ है, ये तो आ रहा है, चल के आ रहा है। कब से? जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस, मतलब जब से ये बिजनेस चालू हुआ है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब से ये अमरन बैटरी स्टार्ट हुआ है, तभी से उसका फंड, तभी से उसका लाइबिलिटी चले आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो बैलेंस शीट है ना, ये एक फ्लो मेथड में चलता है। इकोनॉमिक्स में 2 मेथड होता है, एक फ्लो मेथड होता है और एक स्टॉक मेथड होता है। तो ये बैलेंस शीट बेसिकली फ्लो मेथड है, ठीक है। ये चले आते हैं, मतलब जैसे अगर 20 साल का बिजनेस है, 100 साल का बिजनेस है, तो वो चले आ रहे हैं। मतलब अगर आप हमेशा कंपेयर करने का कोशिश करोगे ना कि अच्छा शेयर होल्डर फंड का जो अमाउंट दिख रहा है उसके साथ करेंटली सब कुछ मैच करने का कोशिश करोगे ना, तो कभी मैच नहीं इस तरह से कर पाओगे। तो उसके लिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा। अगर बिजनेस 1980 से चालू हुआ है, अब 1980s का बैलेंस शीट ओपन करके देखो, तो जाके आप ईच एंड एवरी पॉइंट मैच कर पाओगे, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट। ऐसा नहीं कि यहाँ का शेयर कैपिटल 170 करोड़ तो वहां का एक लैंड और बिल्डिंग 170 करोड़ का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो भी आप सदियों से चले आ रहे हो, मतलब 10 साल, 20 साल, 100 साल, जितना दिन का आपका बिजनेस हो, वो फ्लो मेथड में चलते आते हैं, और ये जो चले आते हैं ना, वो आपका बिजनेस में रिफ्लेक्ट करता है। और मजा का बात यही है कि जो भी आपका इक्विटी और लाइबिलिटी, इक्विटी मतलब आपका खुद का कैपिटल, लाइबिलिटी मतलब जो कैपिटल आपने लोन पे लिया, वो सारे के सारे ही आपने एसेट में ट्रांसफर किया, ठीक है। कुछ एसेट्स नॉन करेंट है, कुछ एसेट्स करेंट है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स कुछ है, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स है। और मजा क्या है इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, दोनों मैच भी करेगा। 21,394 यहाँ भी मैच करेगा, ठीक है। अगर मैच नहीं करता है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, जितना इक्विटी लाइबिलिटी शो कर रहा है उतना ही एसेट भी शो कर रहा है, करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, इसीलिए बोलते हैं बैलेंस शीट। ये बात मैंने कभी एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में किसी को मैंने जरूर समझाया था कि बैलेंस शीट क्यों टैली करता है। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल जुगाड़ किया, जैसे कि ये विशाल ने जो बिजनेस करने के लिए 10,000 का पिज्जा बेकरी, पिज्जा मशीन लिया, ठीक है, ओवन लिया, वो पिज्जा मशीन उसके लिए एसेट है, लेकिन उसके लिए पहले उन्होंने कैपिटल जुगाड़ किया, सिंपल बात है। उसने उससे उसने उसके उसके लिए पहले उसने कैपिटल जुगाड़ किया, लेकिन वो पैसा उसका खुद का था, कभी जुगाड़ करके रखा था अपने लिए। कंपनी क्या कर रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है, बैलेंस शीट में दिस साइड इज इक्विटी प्लस लाइबिलिटी साइड, ओके, मैं नॉर्मल सेंस में बता रहा हूँ आपको। और ये साइड जो है ये आपका एसेट साइड है। ये विशाल का बैलेंस शीट है जो पिज्जा बनाते हैं। अब विशाल के बिजनेस में
अभी के लिए उसका जो ओवन है, ठीक है, ओवन तो इधर दिखेगा, है ना, ओवन उसका जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स मान के चलते हैं इसको, ओवन उसका 10,000 का जो फिक्स एसेट्स है वो उसका एसेट है, लेकिन इसके लिए उसने बिजनेस में कितना कैपिटल लाया था? 10,000। तो आप मुझे एक चीज बताओ, बिजनेस के स्टार्टिंग सिचुएशंस में बिजनेस में जो कैपिटल लाया उसने, वही तो उसने फिक्स एसेट में ट्रांसफर किया, और ये तो होना ही होना है। अगर मैं दिस करेंट कंडीशंस पे बैलेंस शीट को टैली करवाऊं तो टैली तो हो जाएगा ना, टैली तो होना ही होना है, और यही तो रीजन है कि दोनों साइड टैली करता है, यही रीजन है, होना ही होना है। अब आगे आगे क्या होगा, बिजनेस थोड़ा और लोन लेगा, क्रेडिटर क्रिएट होगा, ठीक है, बिजनेस पेबल क्रिएट होगा, बहुत कुछ क्रिएट होगा आगे आगे। बिजनेस में बैंक बैलेंस बनेगा, बिजनेस में कैश बैलेंस बनेगा, बिजनेस में लैंड आएगा, बिजनेस में बिल्डिंग आएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कैपिटल का फ्लो कहीं ना कहीं से जरूर होगा, कहीं ना कहीं से कैपिटल का फ्लो जरूर होगा। फिर यहाँ से फिर कभी कभी क्या होगा कि बिजनेस क्या करेगा, अपना लैंड को कहीं पर मॉर्गेज रख के फिर उसके थ्रू से लोन क्रिएट करेगा। ये सर्कुलर फ्लो में ना चलता रहता है, ये सर्कुलर फ्लो में चलता रहेगा। अब ये तो बिजनेस का खेल है, और इसीलिए बैलेंस शीट भी टैली करता रहता है। और जो हम लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, विक्रांत बोल, तुझे समझ में आया कि क्यों बैलेंस शीट टैली करता है? जो हम लोग एमरन बैटरीज के बिजनेस में भी देख रहे हैं, और अगर हम लोग 2 मिनट के लिए विशाल का पिज्जा कंपनी का बैलेंस शीट ड्रॉ करें तो भी हम लोग देखेंगे कि शेयर होल्डर्स इक्विटी 10,000 एंड एसेट भी 10,000, दोनों मैच कर रहा है। यस और नो विक्रांत? यस सर। समझ में आ रहा है ना? रोशनी बोल, क्लियर है कि नहीं है? है दादा। ओके, नाउ अब तो क्या करना है, अब धीरे धीरे डेप्थ में जाने हैं। नाउ एज्यूम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन Vishal generates 25,000 profit. What is his ROE now? This is quite simple to compute. ROE equals to 2,500 divided by 10,000 into 100. तो अगर किसी को भी पूछो फर्स्ट ईयर में कितना रिटर्न ऑन इक्विटी कमाया शंकर जी, बड़ा सिंपल हुआ ना कि मैंने 2500 का प्रॉफिट कमाया, 10,000 का मेरा कैपिटल था, है ना, शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट इज 10,000, और इंटू 100 करेंगे तो मैंने 25% का शेयर होल्डर इक्विटी है। यहाँ पर एक ही शेयर होल्डर है दैट इज विशाल, तो विशाल ने 25% कमाया, रिटर्न ऑन इक्विटी विशाल का 25% है। क्लियर है कि नहीं है बात? सिंपल बात है, बड़ा ही सिंपल बात है। बोलिए थोड़ा, किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट में अभी तक? मोहितोष, अनिमेश, सभी को पूछ रहा हूं मैं, प्रिया, शुभो, नहीं दादा। नहीं है ना? ओके, बड़ा सिंपल पॉइंट था, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है कि 10,000 शेयर होल्डर्स का इक्विटी है, 2500 उसका प्रॉफिट है, तो हम लोग आराम से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कमा सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात जब हम लोग स्टॉक मार्केट में देखते हैं, ये बात समझ में ही नहीं आता, अरे बाप रे क्या बड़ा बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, क्या मतलब होगा? कुछ भी मतलब नहीं है, इन सिंपल मतलब तो यही है एकदम, इसका मतलब आधार अगर बोले ना, इसका बेस यही है। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी का आगे आगे खेल बढ़ता जाता है। अब इसी पॉइंट को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो, ठीक है, इसी पॉइंट को थोड़ा और थोड़ा ट्विस्ट या कॉम्प्लेक्स किया जाए। नाउ एज्यूम इन हिज फर्स्ट इयर्स ऑफ ऑपरेशन, अच्छा नाउ लेट अस ट्विस्ट द स्टोरी अ बिट, विशाल हैज ओनली 8,000, उसके पास 8,000 है। विक्रांत, मान की विशाल नहीं तो विक्रांत का ही बिजनेस चल रहा है, ठीक है, विशाल को विक्रांत में रिप्लेस करते हैं। विक्रांत, तू 8,000 तेरे पास है और 2,000 तू बोरो कर रहा है, कहाँ से? पापा से। देगा पापा, दे देगा ना? बोल क्यों नहीं देगा सर? हाँ, 10,000 की जगह 2 लाख बोल देगा तो फिर पापा सोचने लग जाएगा, वो 2 लाख भी दे देगा, सोचेगा बोले डुबा हुआ देगा। ठीक है, ठीक है, विक्रांत के पास 8,000 है, 2,000 वो पापा से लोन लिया, ठीक है, टू परचेस एन ओवन, ठीक है, लेकिन ओर्थ टोटल ओर्थ कितना हुआ? अब इसमें ओन है 8,000, लोन है 2,000, ठीक है, ओन प्लस लोन हुआ टोटल 10,000। हाउ डू यू थिंक दिस बैलेंस शीट वुड लुक लाइक? अब इसका बैलेंस शीट थोड़ा चेंज हो जाएगा। लायबिलिटी साइड ही वुड हैव शेयर होल्डर्स इक्विटी 8,000 दिखेगा, डेब्ट दिखेगा 2,000। शेयर होल्डर्स इक्विटी में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। 8,000 और 2,000 का केस आ जाएगा, आप लोग थोड़ा समझ इमेजिन कर पा रहे हो? मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का इमेजिनेशन को और थोड़ा सा इंप्रूव करना है। दिस मेक्स विक्रांत टोटल लाइबिलिटी 10,000। अब विक्रांत का टोटल लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? Vishal's total liability rupees 10,000. Balancing this on the asset side, he has an asset of worth rupees 10,000. Let us see how his ROE looks like. अब उसका ROE क्या हो जाएगा? 2,500 उसने प्रॉफिट तो किया ना 2,500 का, लेकिन उसका
शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है, 8,000 है कि 10,000 है? सेकेंड केस में, हेलो, उसका शेयर होल्डर्स इक्विटी 8,000 है कि 10,000 है? 8,000। 8,000 है। तो फिर इसमें हम लोग 10,000 यूज नहीं कर सकते, इसमें हम लोग 10,000 यूज नहीं कर सकते, 8,000 ही यूज कर सकते हैं। तो 2500 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100 करो, आपको 31.25 दिख रहा है। एंड नाउ आप एक चीज कंपेयर करो, आपका पहले वाला केस में आरओई कितना हुआ था सुबह? फर्स्ट केस में आरओई कितना हुआ था? 25%। तब कोई लोन था क्या बिजनेस में? नहीं सर। कोई लोन नहीं था, तब आरओई 25% था। नहीं दादा। अब बिजनेस में लोन आ गया, अब बिजनेस में लोन आ गया 2,000 का, प्रॉफिट कितना हो गया? आरओई कितना हो गया? 31.25%। अब बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? आरओई हायर चाहता है ना, हायर द आरओई या बेटर दी मतलब जितना हायर होगा उतना बेटर है, Obviously दादा। हायर दी बेटर, हाँ आरओई हायर दी बेटर। ये किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा बात होता है, इन्वेस्टर यही ढूंढता है कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर वो चीज, एक चीज वो ध्यान नहीं देगा कि अच्छा 8,000 का तो है, लेकिन इसमें 2,000 का लोन भी है, जो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जब कंपनी बिजनेस करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट सबसे देना पहले, पड़ेगा। और वो भी सबसे पहले देना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। वो भी सबसे पहले देना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, लोन रहने में कोई बुराई नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, लोन रहने में कोई बुराई नहीं है। फिर से याद करिए हम लोगों का पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बनाया, क्या बनाया था? कि जब भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, दैट इज ईबीआईटीडीए, उससे पहले सबसे पहले कंपनी को लोन का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ये जो 2,000 है, ये विक्रांत को सबसे पहले देना पड़ेगा, मस्ट है, ये मैंडेटरी है एक्सपेंस है, ये उसका लेवरेज भी है। अब ये थोड़ा बहुत रहे ना, बहुत अच्छा बात है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना, थोड़ा बहुत क्यों, मतलब रिजनेबल लेवल पे, एज पर कंपनीज बिजनेस, एज पर कंपनीज बिजनेस सिनारियो, रिजनेबल लेवल पे अगर बिजनेस में लाइबिलिटी है तो इट्स अ वेरी गुड। जैसे 2,000 का लाइबिलिटी आई डोंट थिंक इज अ बैड थिंग, अच्छा है, ठीक है, चलेगा, ये कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना हो, केस 3 देखिए, अब बिजनेस में बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एक बिजनेस के बारे में घर में होमवर्क करने के लिए दूंगा, आप लोग प्लीज, जैसे हम लोग यहाँ अमेरॉन भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं एक होम स्टडी के लिए, मतलब एक केस स्टडीज के लिए होम स्टडी देंगे, ठीक है? तो क्या करना होगा मैं बताऊंगा बाद में। ऑन द लायबिलिटी साइड ही वुड हैव शेयर होल्डर्स इक्विटी 5,000। नाउ लुक दिस, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे विद एन एडिशनल डेट? अच्छा, अब थोड़ा सा बात को, केस को अलग करना है, अब थोड़ा और लोन लेना है। मतलब मान के चलते हैं कि विक्रांत के पास 5,000 है, ठीक है? विक्रांत के पास कितना है विक्रांत? 5,000, और बाकी 5,000 तो पापा से बोरो किया, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स इक्विटी 5,000 और डेब्ट कितना हो गया? 5,000। अब विशाल का टोटल लाइबिलिटी साइड कितना शो करेगा? 10,000। बैलेंस दिस इन द एसेट साइड क्या शो करेगा? 10,000 ही शो करेगा। लेकिन इधर आरओई क्या शो करेगा? 2,500 डिवाइडेड बाई 2,500 डिवाइडेड बाई 5,000 शो करेगा आरओई का कैलकुलेशन एज पर द फॉर्मूला। 50% आरओई है, और बेटर, मतलब अगर शेयर होल्डर के नजर से सोचा जाए 50% आरओई और बेहतर है ना? लेकिन साथ में लायबिलिटी भी तो 50% आ गया इस बार तो लायबिलिटी भी बहुत जोर का हो गया, हाँ है ना? इस बार लायबिलिटी तो बहुत जोर का हो गया। तो ये आरओई एक ट्रैप भी हो सकता है, आरओई एक ट्रैप भी हो सकता है ना आपके लिए। जितना इंपॉर्टेंट रेशियो है, लेकिन ये रेशियो आपको तो ट्रैप में भी डाल सकता है कि ये तो हायर, कोई भी कंपनी अपना हायर आरओई दिखाने के लिए दिखा देगा, और वो भी एज पर कैलकुलेशन वो क्यों नहीं दिखा सकता? जरूर दिखा सकता है। एज पर अकाउंटिंग सिस्टम, एज पर फाइनेंशियल सिस्टम, वो आराम से अपना नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100 करके शो कर लेगा। अब शेयर होल्डर सोचेगा कि भाई बहुत अच्छा आरओई है इसका, लेकिन एक बार देखो, स्टार्टिंग में 25%, फिर थोड़ा लोन लेने के बाद 31.25%, फिर और थोड़ा लोन ज्यादा होने के बाद 50%। 50%। अब अगर आप इसको बैलेंस शीट एरिया में जाओ, अगर आप सेम चीज को बैलेंस शीट में चेंज करने का कोशिश करो, 2 बार क्या चेंजेस हुआ? पहला केस तो ऐसा हुआ था, सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में क्या हो जाएगा?
सेकेंड केस में आपका बैलेंस शीट कुछ ऐसा देखने में हो जाएगा। आपके बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड है, जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो एरिया है, दैट इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इस साइड में आपका कैपिटल, ओन कैपिटल कितना शो होगा सेकेंड केस में 8000, लेकिन लोन कितना शो करेगा आपको, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बट लोन कितना दिखेगा 2000, और एसेट कितना शो करेगा आपका 10,000। बैलेंस शीट इस बार भी टैली करेगा, बैलेंस शीट इस बार भी टैली करेगा, बैलेंस शीट तो टैली करना ही करना है, ठीक है। अब से थर्ड टाइम क्या हो गया, थर्ड केस में क्या हो गया, थर्ड केस में आपका बैलेंस शीट में अगेन लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में अगर शो करे, आपका खुद का कैपिटल कितना हो गया, ओन कैपिटल दिख रहा है आपका 5000, लोन कितना है आपका 5000, लेकिन एसेट साइड में आपका कितना दिख रहा है 10,000। अगेन बैलेंस शीट तो टैली करना ही करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो सिर्फ बैलेंस शीट रीड करेगा वो ये चीज समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन जब आप एनालाइज करते हो तो ये बात आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है कि अच्छा बिजनेस प्रॉफिट जो करेगा, सबसे पहला प्रॉफिट का पार्ट तो लोन वाले के लिए इंटरेस्ट में जाएगा। तो ये पहले आपको देखना है, तभी जाके आप बिजनेस का फ्यूचर को समझ सकते हो कि अगर मानो कि बिजनेस को ज्यादा लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है तो बिजनेस का न्यू प्रॉफिट जनरेशन कम हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ लोन रहने से बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस का वैल्यूएशन भी देखना है, ग्रोथ भी देखना है। चलिए कुछ मैटर में बात और बढ़ाते हैं। मैं इतना तक आपको एक बार पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक का आरओई का कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर है? मोहितोष, शंकर जी, प्रिया, हेलो सर। बोलो सर, है बोलो। दादा। हेलो। हाँ बोलो सर, बोलो। हाँ सर, बोल रहे हाँ हैं कि मान के चलिए 100% डेट ले लिया तब तब तो खतरनाक है। तब तो 100% प्रॉफिट हो गया था। अब 100% प्रॉफिट नहीं होगा, 100% आरओई हो सकता है। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी 100% हो जाएगा अगर पूरा का पूरा उसका 100% ही डेप्ट है तो, है ना। अब वो तो देखना पड़ेगा ना, अब 100% इज नॉट गुड थिंग ना, वो तो आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप उसका बैलेंस शीट चेक करोगे तब तो आपको दिख जाएगा ना बैलेंस शीट में ही कि उसने कितना लोन लेके रखा है। मतलब बहुत खतरनाक कंपनी होगा कि सारा का सारा पैसा लोन पे ही है उसका। हेलो, सत्यम कंप्यूटर किस तरह हो जाएगा। हाँ सत्यम कंप्यूटर जैसा केस हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर जैसा केस हो जाएगा। शंकर जी आपको क्लियर हुआ? शंकर जी का आवाज, ओके शंकर जी। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है। अब ये कंफ्यूजन को कैसे हटाएं कि कभी आरओई 25%, कभी आरओई 31%, कभी आरओई 50%, सेम बिजनेस है पर थोड़ा सा चेंज होता है तो पूरा बिजनेस का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है, और इन्वेस्टर का भी परसेप्शन उसके साथ साथ चेंज हो जाता है। अब ऐसे हालत में इन्वेस्टर करे तो क्या करे? अब इसी में थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। हायर द डेप्थ विशाल सीक्स टू फाइनेंस हिज एसेट, ठीक है, अपने एसेट को फाइनेंस करने के लिए उसको जो डेब्ट लेना पड़ रहा है, which in turn is required to generate profit। लेकिन मजा का बात है कि अल्टीमेटली उसका एसेट ही तो उसको प्रॉफिट दिलवाएगा। जैसे विक्रांत के लिए, अगर मैं यहाँ पर विक्रांत का ही बात कर रहा हूँ, विक्रांत तुमने जो ओवन लिया, ये ओवन ही तो तुमको प्रॉफिट दिलवाएगा। ये एसेट से तुम और ज्यादा से ज्यादा पिज्जा बनाओगे और वो पिज्जा लोगों को खिलाओगे, तभी ना आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो अपना। हेलो विक्रांत बोल। अब हायर इज द आरओई, ठीक है, अब जितना ऐसा होगा आपका आरओई बढ़ेगा। जैसे कि अभी अनिमेश भी बोल रहा था कि सर उसका पूरा का पूरा ही मान लीजिए डेब्ट है। ए हायर आरओई इज ग्रेट बट सर्टेनली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हाई डेब्ट। हायर आरओई अच्छा बात है बट उसके लिए हाई डेब्ट अच्छा बात नहीं है, तब तो बिजनेस लोन के मतलब तले दब जाएगा, है ना। ऐसा सिर्फ सत्यम कंप्यूटर्स का केस नहीं है, बिग बाजार का क्या प्रॉब्लम हुआ आप बताइए? बिग बाजार का क्या प्रॉब्लम हो गया? ये जो इतना बड़ा बिजनेस बना के चल रहा था, इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट ईयर केस स्टडीज किया था। उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली रोशनी को याद होगा। आज बिग बाजार इतना बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी बन गया, ठीक है। अच्छा बात है कि कुछ वैल्यूएशन था, गुडविल था बिजनेस पे, तो रिलायंस ने इसको बाई कर लिया, ठीक है, रिलायंस ने इसको बाई कर लिया। अभी भी थोड़ा केस पेंडिंग है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों में ये पेंडिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आवाज आ रहा है मार्केट में, सिंगापुर केस में अमेजन के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है इसका। बिग बाजार का 30,000 करोड़ का लॉस कोई मजाक नहीं है, इतना बड़ा ब्रांच बना के। लेकिन सिमिलर बिजनेस एक्टिविटी में
मैं डीमार्ट का केस स्टडीज किया, आप लोग एक बार डीमार्ट को जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने डीमार्ट, मतलब बिग बाजार के जैसा ही बिजनेस है इसका, ठीक है, डीमार्ट का बिजनेस इसी की तरह है, लेकिन बिग बाजार वो नहीं कर पाया जो डीमार्ट करके दिखाया। हाँ या ना बोलो आप लोग। हाँ बिग सर, बाजार डीमार्ट तो आपको है दादा। कम दाम में मतलब सस्ता में दे देता है कस्टमर को, इसलिए तो कस्टमर ज्यादा वहां पे ही आता है। देख, बात सस्ता का नहीं है, सस्ता बिग बाजार भी करता है, लेकिन बिग बाजार अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा ना फैला दिया था, ये उसका मेन प्रॉब्लम था। बिग बाजार मतलब बहुत सारा सेगमेंट में ना अपने आप को ना स्प्रेड कर दिया था। मतलब वो फैशन में भी है, वो ग्रोसरीज में भी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। अब डीमार्ट सोचा कि भाई इतने इतना सारा मैटर में नहीं जाना है, मैं बेसिक नीड्स पे रहता हूँ। मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए अलग दुकानें होते हैं, मार्केट में फैशंस के लिए अलग दुकानें होते हैं। ये सब बिजनेस उसको लॉस में डाल दिया, और साथ में ग्रोसरी को भी प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया, और उसके लिए बहुत ज्यादा उसका मैनेजमेंट में कॉस्ट लग चला गया। इसलिए इतना बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल बना के भी बिग बाजार वो बात नहीं कर पाया जो डीमार्ट करके दिखाया, और वो भी इतना हाईली प्रॉफिटेबल। इवन कुछ दिन पहले ये हम लोग का क्लास एनालिसिस था, मोस्ट प्रोबेबली मैं बेसिक के क्लास में एनालाइज किया था। मैं एक बार आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग हो सके तो डीमार्ट को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। और जस्ट 1 मंथ नहीं हुआ होगा तब 2800 चल रहा था। सुबह था मोस्ट प्रोबेबली क्लास में, सुबह याद आ रहा है तुझे? है दादा, है, याद है देख, दादा। ने एनालिसिस किया 2800 चल रहा था, और हम लोग उसके फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहा था। देख 3200 में पहुंचा, वो भी कितना दिन होगा, हाफ मंथ, 15 से 20 डेज मोस्ट प्रोबेबली। नहीं दादा, 2 वीक्स होगा। 2 वीक्स, हाँ 2 वीक्स, हाँ। वीक्स, जस्ट देखो 2 वीक्स में। ये अलग बात की मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन फिर भी डीमार्ट के बारे में इन्वेस्टर्स का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, बिकॉज ये बिजनेस को उस लेवल में मतलब बनाते हैं। तो आप लोग चाहो तो बिग बाजार का कॉन्सेप्ट के साथ इसका मार्जिन वगैरह जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रिटर्न ऑन इक्विटी को आप जरूर उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हो, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मैं अगर एक एक करके हर कंपनी के अंदर जाऊं तो फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है, अब यही प्रॉब्लम है कि ज्यादा डेब्ट रहने से बिग बाजार का हालत होगा, ज्यादा डेब्ट रहने से। और एक बड़ा कंपनी का नाम याद आ गया, मोहितोष, ये रिलायंस कम्युनिकेशन है ना मोहितोष? एकदम। सर, आदमी को बर्बाद करके रख दिया पूरा। क्यों, तूने इन्वेस्ट किया था क्या? हाँ सर, बहुत पहले इन्वेस्ट किया था। कितना? तेरा पैसा सब डूब गया? पकड़ के होल्डिंग में था हाँ बहुत सर, सारा? पूरा डूब गया पैसा। ए हाँ भाई, सर। ऐसा क्यों किया था? समझना चाहिए था ना फंडामेंटल को, सस्ता देख के ले लिया था क्या? प्राइस, प्राइस नहीं मिनिमम सर, देख के? फंडामेंटल कुछ एनालिसिस नहीं किए, वैसे ही कोई बोल दिया हमको ले लो, बढ़ जाएगा। वही मेरा फास्ट स्टॉक था सर। पहला स्टॉक था? हे भगवान, तो पहला स्टॉक में रिलायंस कम्युनिकेशन खरीदे? कितना दिन पुराना बात कर रहे हैं? 2 साल, 3 साल? हाँ सर, जिंदगी का पहला स्टॉक था। बाप रे, 3 साल पहले तो ये 3 साल पहले ही खत्म हो 4 चुका था। साल 4 साल? ओहो, ये तो इसका बिजनेस खत्म हो गया ऑलरेडी, 3-4 साल गया पहले, था। 5-6 साल वर्ष पहले ही हो खत्म गया। हो गया। हाँ ये देख, अभी तो इसका बैंकरप्सी चल रहा है, इसका तो अभी टेलीकम्युनिकेशन पे हाँ सर। बैंकरप्टेड है, ये बैंकरप्टेड कंपनी है, टोटल बैंकरप्टेड है। इवन अनिल अंबानी का पर्सनल प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज रखा हुआ है, हाँ सर, ठीक है। उसका कुछ शेयर अभी होल्डिंग मालूम रिलायंस, चल रहा है सर, 6 महीना के पहले पास, ही सब पता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यही है फंडामेंटल का मेन खूबिया, कि अगर आप कंपनी को समझना चाहते हो तो अंदर से समझो, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, रॉन्ग डिसीजन लेने पे भी बचा सकता है आपको। ओके, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये आरओई ज्यादा भी हो सकता है, लोन लेके आपके पास एसेट भी दिख सकता है, बिकॉज इसका फॉर्मूला आपको उसी हिसाब से दिखाते हैं, ठीक है। तो हाई आरओई इज ग्रेट, बट सर्टेनली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हाई डेब्ट. The problem is with a high amount of debt, running the business gets very risky as the finance cost increase drastically. और फाइनेंस कॉस्ट का एक ही प्रॉब्लम है, फाइनेंस कॉस्ट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हो? कि आपको मैंडेटरीली देना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा लेवरेज है उसका, बहुत हाई लेवरेज हो जाता है, और ये हाई लेवरेज बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आप मैनेज ना कर पाओ तो,
है ना. For this reason, inspecting the ROE closely becomes extremely important. One way to do this is by implementing a technique called DuPont model. It's a very famous model. चार्टर्ड फाइनल में भी करना पड़ता है, सीएमए फाइनल में भी करना पड़ता है. मतलब ये डुपॉन्ट मॉडल एक अलग ही मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस लेवल में इसका बड़ा ही चर्चा होता है इसका. इवन सीएफए के केस में भी ये डुपॉन्ट मॉडल का बहुत चर्चा चलता है. तो डुपॉन्ट मॉडल आल्सो कॉल्ड डुपॉन्ट आइडेंटिटी. ठीक है. दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय DuPont Corporation's 1920s. DuPont model breaks up the ROE formula into 3 components, with each part representing a certain aspects of business. The DuPont analysis uses both the PL statement and the balance sheet for the computation. वो PL को भी लेता है और बैलेंस शीट को भी लेता है. अब फॉर्मूला क्या बनाता है ये एक बार आप देखिए. शंकर जी एक बार देखिए DuPont का जो एरिया है, मतलब DuPont इसको किस तरह से बांटा है. 3 तरीके से बांट दिया. सबसे पहले आपको बोल रहे हैं कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कैलकुलेट करो. मतलब नेट सेल्स में कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, सिंपल बात है. ठीक है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को देखिए. ठीक है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को देखिए. नेट सेल्स में प्रॉफिट कितना, फिर बताता है इनटू एवरेज टोटल एसेट्स में कितना सेल कर रहे हो आप. आपके पास जो एसेट्स है उस पे आपका सेल्स कितना है, और फिर आपको बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर आपने टोटल कितना एसेट्स बनाया. शेयर होल्डर से जो इक्विटी आपने लिया मतलब ओनर्स कैपिटल. ठीक है. मतलब हम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसी का बात चल रहा है. शेयर होल्डर्स का इक्विटी का जो पैसा है उसमें आपने एवरेज टोटल एसेट बिजनेस में कितना बनाया. अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हो तो ये क्या करेगा आपको ना एकदम मतलब अप्रोक्सीमेशन से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में लेके आ जाएगा. इफ यू नोटिस द अबव फॉर्मूला, the denominator and numerator cancel out with one another eventually, leaving us with the original ROE formula. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू नेट सेल्स बाय एवरेज टोटल एसेट्स. तो यहाँ पर नेट सेल्स हम लोग कट मतलब कैंसिल कर सकते हैं. सिमिलरली एवरेज टोटल एसेट्स इनटू एवरेज टोटल एसेट्स इसको भी कैंसिल कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बचता क्या है, वही फॉर्मूला बच गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी यही बचता है ना. मतलब जो फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट किए थे. एक बार मुझे बताइए ये वाला पॉइंट समझ में आया. मतलब अभी तक बस फॉर्मूला समझाया मैंने, कॉन्सेप्ट नहीं. डुपॉन्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, जस्ट फॉर्मूला. फॉर्मूला अल्टीमेटली वही दे रहा है बट थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करके फॉर्मूला बता रहा है. बोलिए शुभो, समझ में आया शुभो? बोल. है दादा. ओके. तो अल्टीमेटली इफ यू सर नोटिस. हेलो. हाँ बोलो सर बोलो. हाँ सर कुछ समझ में नहीं यार, और एक बार रिपीट कीजिए. अरे क्या रिपीट करेंगे, मैं तो बस फॉर्मूला बताया. फॉर्मूला में बस आप एक चीज देखो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखो. यहाँ पर नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स दिख रहा है, ये बताओ पहले. नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है. ओके बस मैं अभी समझाया नहीं, मैं बस मैथ समझा रहा था. नेट सेल्स बाय एवरेज टोटल एसेट्स देख पा रहे हो? नेट सेल्स बाय एवरेज टोटल एसेट्स भी देख पा रहे हो ना? हाँ सर. और एवरेज टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी भी देख पा रहे हो, है ना? तो यहाँ पर बेसिकली डुपॉन्ट ने क्या किया, डुपॉन्ट डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी पे नहीं जाना चाहता. वो बोलना चाहते कि भाई ठीक है हम नेट प्रॉफिट तो देखेंगे बट सेल्स पे कितना प्रॉफिट पहले वो तो देख लूं. सेल्स पे प्रॉफिट अच्छा. मतलब क्या, जितना सेल करोगे उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया आपने, पहले वो देखना पड़ेगा. आप बिजनेस करते हो, आप अपने दुकान में जो सेल करते हो उस सेल में आपने कितना प्रॉफिट किया ये तो आप काउंट कर सकते हो ना, कि कितना अमाउंट का सेल हाँ. किया उस पे कितना प्रॉफिट आया. हाँ या ना बोलो. हाँ सर. फिर आपके पास कुछ टोटल एसेट्स होगा. ठीक है. लेकिन उस एसेट्स को थोड़ा एवरेज करना होगा. मैं वो एवरेज करना आगे आगे सिखाता हूँ आपको. आपके पास कुछ एसेट्स होगा, जो एसेट को भी आपको एवरेज करना है टोटल लेवल पे. फिर उस एसेट में आपने कितना सेल कर पाए वो देखना होगा. और फिर बताते हैं कि आपके पास जो शेयर होल्डर का इक्विटी है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, जो आपने पैसा डाला बिजनेस में, उसके अंदर आपने कितना एवरेज टोटल एसेट बनाया. आप अगर ये तीनों अमाउंट को फाइंड आउट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा. और उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेटली फॉर्मूला वही है. क्योंकि मैथ्स तो जानते हैं हम लोग बचपन से कि ये नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ये नेट सेल्स और ये नेट सेल्स कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं. हाँ सर. और ये एवरेज टोटल एसेट्स और ये एवरेज टोटल हाँ एसेट्स हाँ कैंसिल कैंसिल कर हो सकते हैं. जाएगा. तो अल्टीमेटली बचा क्या,
नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। वही तो फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला भी तो वही है, समझ में आ गया सर। समझे ना। तो अल्टीमेटली हाँ सर। डुपॉन्ट उसको और थोड़ा क्रिटिकल लेवल में मैटर को बता रहे हैं, क्योंकि बार बार क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी गलत आ रहा है, या फिर गलत नहीं बोलना चाहते, बार बार अलग अलग पॉइंट में बात कर रहे हैं, तो डुपॉन्ट उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहता है, मतलब और थोड़ा प्रोमिनेंट बनाना चाहता है। ROE equals to net profit by shareholder equity into 100, जो मेन फॉर्मूला है वही में पहुंच गए। However, in the process of decomposing the ROE formula, we gained insight into 3 distinct aspects of the business। मतलब अगर जब आप उसको डिकम्पोज कर रहे हो, आपको अलग अलग और 3 मैटर समझ में आ रहा होगा, तो वो 3 कॉन्सेप्ट में थोड़ा बात करते हैं। डुपॉन्ट मॉडल हम लोगों को कहाँ लेके जाते हैं, चलिए देखते हैं। शंकर जी, शंकर जी का आज एकदम मैं आवाज नहीं पा रहा हूँ। शंकर जी समझ में आ रहा है ना? हाँ अरे अच्छा, आवाज क्लियर है ना आपको? हाँ आवाज क्लियर। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कैलकुलेट करना सीखे एकदम स्टार्टिंग में, यही तो पैट है ना। नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन का बात करूं तो ये नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100 है ना, मतलब रेवेन्यू मतलब सेल्स ही है। तो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुपॉन्ट मॉडल, and it express the company's ability to generate profits. This is nothing but the PAT margin, ये और कुछ भी नहीं, बस PAT margin है। We looked at earlier in this chapter, a low net profit margin would indicate higher cost। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का कॉस्ट हायर है, एंड इंक्रीज कंपटीशन। कॉस्ट ज्यादा मतलब आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। मोहितोष मुझे इसमें थोड़ा हेल्प कर सकता है। बिजनेस मोहितोष, तेरे लेदर इंडस्ट्री पे अगर कॉस्ट, हाँ बोल, तेरे लेदर इंडस्ट्री पे अगर प्रॉफिट मार्जिन को हायर रखना है, ठीक है, तो तेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, और अगर तेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, इसका मतलब तेरा कॉस्ट हायर हो जाता है, और जो तुझे तेरे कॉम्पिटिटर के साथ प्रॉब्लम में डालता है एकदम है ना, वही बात है। सिमिलरली यही पॉइंट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को मतलब जैसे मोहितोस का बिजनेस का जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है लेदर का, ठीक है। अब अगर मोहितोस अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन को अपने कॉम्पिटिटर से जितना ज्यादा कर पाएगा, उसका मतलब यही है कि मोहितोस कॉस्ट को कम कर पा रहा है। तो एक दिन मुझे मोहितोस एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि कॉस्ट को कैसे कम किया तूने, मुझे याद है एक दिन बता रहा था ना फोन में। हेलो, क्या लेना था? ओके, मुझे याद आ रहा है, एक बार तू बात कर रहा था मुझे, जो भी हो। तो बेसिकली तो लोअर कॉस्ट को लोअर करने का एक कॉन्सेप्ट में बात कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाई कॉस्ट को लोअर करना है, और कॉस्ट लोअर का मतलब प्रॉफिट मार्जिन हायर, और प्रॉफिट मार्जिन हायर मतलब अच्छा बात है, लेकिन बात यही है कि ये लो नेट प्रॉफिट मार्जिन वुड इंडिकेट हायर कॉस्ट एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अब इसी में बात को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर थोड़ा देखिए, फिर लास्ट में कंक्लूजन जब आएगा तो पूरा समझ आएगा, पहले थोड़ा सा समझिए अभी। एसेट टर्नओवर मींस नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, मतलब टोटल कितना एसेट आपके पास है, उस पे आपने टोटल नेट सेल्स कितना किया। मतलब आपके पास एसेट तो है, लेकिन जैसे विक्रांत तेरे पास ओवन जो था वो तेरे लिए एसेट था। विक्रांत, विक्रांत बोल, तेरे पास जो ओवन था वो तेरे लिए एसेट था, और तूने जो पिज्जा का सेल कर रहा था वो तेरे लिए क्या है? नेट सेल्स है। तो एवरेज टोटल एसेट्स पे तूने नेट सेल्स कितना कर पाया, ठीक है। अब एसेट टर्नओवर रेशियो इज एन एफिशिएंसी रेशियो दैट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट टू जनरेट रेवेन्यू। मतलब आपके पास जो एसेट्स है उसको आप कितना एफिशिएंट लेवल में यूज कर पा रहे हो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू मतलब अर्निंग, ओके, इनकम। हायर द रेशियो इट मींस द कंपनी इज यूजिंग इट एसेट मोर एफिशिएंटली। अगर रेवेन्यू का मतलब ये रेशियो अगर हायर आता है, इसका मतलब आप अपना एसेट्स को अच्छे से यूज कर पा रहे हो। लोअर द रेशियो इट कुड इंडिकेट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्रॉब्लम। अगर रेशियो कम आ रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो लोअर का मतलब यही है कि आप अपना मैनेजमेंट को ठीक ठाक से नहीं चला पा रहे हो, आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। दिस रिजल्टिंग फिगर इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर। ये जो आएगा ये एक्चुअली नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ये रेशियो एसेट टर्नओवर ना टाइम्स में आते हैं। किस में आते हैं? टाइम्स में। कितना बार हो रहा है, कितना एसेट में कितना सेल्स ला पा रहे हो, दैट इज द थिंग। मतलब 2 बार 4 बार ऐसे करके बताते हैं। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, बहुत कुछ कैलकुलेशंस करके ही बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लेवरेज। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज। डुपॉन्ट में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल लेवरेज पे अगर मैं बात करूं
तो फाइनेंशियल लिवरेज में एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब बिजनेस में जो कैपिटल डाला गया, ठीक है, दैट इज शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी है, उसमें से एवरेज टोटल एसेट्स को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज हेल्प्स अस आंसर दिस क्वेश्चंस। फॉर एवरी यूनिट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर मतलब हम आप जैसे लोग बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम आप जैसे लोग या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे FII, DII, फॉर एवरी यूनिट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एसेट डज द कंपनी हैव। शेयर होल्डर्स का इक्विटी से ही तो एसेट बनता है, ठीक जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। देखिए आप थोड़ा कंफ्यूजिंग फील होगा क्योंकि जब जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई बड़ा बात हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मैं विक्रांत का बिजनेस का पिज्जा का बिजनेस कर रहा था तब आपको पूरा समझ में आ रहा था, क्योंकि बात छोटा लेवल में था कि बिजनेस में कैपिटल आता है और उसी के बेसिस में एसेट बनता है। ये सर नो विक्रांत बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बात जैसे डेप्थ में जा रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ दिमाग से बाहर जा रहा है, लेकिन आप मैटर को सिंप्लीफाई करो ना। आपके पास जो कैपिटल था उसी कैपिटल से ही तो आपने ओवेन लिया था, बोल हाँ या ना? तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पर, वही तो बोल रहे हैं। फॉर एवरी यूनिट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एसेट डज द कंपनी हैव। फॉर एग्जांपल, इफ द कंपनीज फाइनेंशियल लेवरेज इज 4, दिस मींस फॉर एवरी ₹1 ऑफ इक्विटी, ये एक्चुअली लेवरेज ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब लेवरेज का एक पूरा बहुत बड़ा एडुकेशन उसके अंदर रहता है। शंकर जी आई होप याद आ रहा होगा आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, हाँ रोशनी पहला हाँ, स्टार्टिंग पहला लेवल में chapter कर रहे, पहला चैप्टर था आपका फाइनेंस में। तो लेवरेज बेसिकली आपका बिजनेस का रिस्क फैक्टर को बताते हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज 4 का मतलब यही है कि फॉर एवरी ₹1 ऑफ इक्विटी द कंपनी सपोर्ट ₹4 ऑफ एसेट। हर एक इक्विटी के पीछे वो 4 एसेट बना के रखता है सपोर्ट के लिए। दैट इज द थिंग, हायर द फाइनेंशियल लिवरेज अलोंग विद इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डेब्ट। अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा और उसके साथ साथ डेब्ट भी हायर होगा, विल इंडिकेट द कंपनी इज हाईली लिवरेज एंड हेंस द इन्वेस्टर शुड एक्सरसाइज कॉशन। अगर लिवरेज हायर है, अगर 4 की जगह 6 है, 6 की जगह 7 है, 7 की जगह 8 है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 1 टका इक्विटी शेयर होल्डर का हर ₹1 के पीछे 4 टका का ओथ ऑफ एसेट्स लगा हुआ है, समझ रहे हैं? तो जब भी फाइनेंशियल लिवरेज कब बढ़ता है, जब बिजनेस में लोन बढ़ता है, जब बिजनेस में डेब्ट बढ़ता है। और इसमें इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए, तब इन्वेस्टर को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। एकदम लोन रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत से ज्यादा लोन बिजनेस उठा लिया तो ऑब्वियसली आपको चिंता में डालेगा। एक बिजनेस करेंटली एक ऐसा प्रॉब्लम के साथ जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, अभी तो मार्केट उसका इतना बूमिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। फ्यूचर और बूमिंग, मुझे लगता है स्टिल बूमिंग, बिकॉज वो वैल्यूएबल कंपनी है। बिजनेस का नाम है अदानी पोर्ट एंड एसीजेड। आई होप आप लोग कंपनी के बारे में जानते हो। हेलो, आप लोग जानते हो ना इसके बारे में सभी कोई, बड़ा ही पॉपुलर कंपनी है। आजकल आजकल हर 2-2 मिनट में खबर में रहते हैं, हर 2 मिनट में रोज कोई ना कोई पोर्ट खरीद रहा है, रोज कोई ना कोई एयरपोर्ट का लीज में ले रहा है काम करने के लिए, ठीक है। बहुत सारा प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट का काम भी इनको मिला है। और एयरपोर्ट बिजनेस में तो मतलब शी पोर्ट बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एसीजेट बिल्डअप करने का जो काम है, इन पे तो इसको करेंटली ऐसा हालत है कि बाकी बिजनेस जो था ना सर, वो कर ही नहीं पा रहा है, बिकॉज वो लोग फेलियर हो चुका है। और ये भी एक रीजन है कि अदानी का ये एसीजेट का कॉन्सेप्ट के साथ करंट गवर्नमेंट के साथ उनके रैपोर्ट के कारण बोलो, लेकिन रैपोर्ट तो तब बनेगा जब बिजनेसमैन में दम रहता है। अदानी के अंदर दम है, ये मैं मानता हूँ, लीडर है, ट्रू लीडर है, दम है इसके अंदर, तभी वो गवर्नमेंट के साथ रैपोर्ट भी बना पाया। इतना दिन से बहुत सारे बिजनेस ना, ये पोर्ट बिजनेस में आने के बहुत लोगों ने ठीक ठाक कोशिश किया है, लेकिन आज तक कोई इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो ये एक पॉइंट है कि अदानी का जो प्रॉफिट बढ़ रहा है डे बाय डे, मतलब जिस तरह से इसका शेयर में इंक्रीमेंट है, इसके पीछे मेन नहीं है कि इंडिया का फ्यूचर एक्सपोर्ट सिस्टम, इंडिया का एक्सपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए एसीजेड बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब जहां पर टैक्स फ्री जोन बना के लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दो ताकि देश का प्रोडक्ट देश विदेश पे और ज्यादा सेल हो पाए और देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ पाए, ठीक है। अगर आप फ्यूचर बेनिफिट देखोगे तो ऑब्वियसली इसका फ्यूचर है, लेकिन साथ में एक कंसर्न का भी एरिया है इसका, दैट इज हाई डेब्ट। इसके कारण कुछ टॉप लेवल ऑफ रेटिंग एजेंसीज अदानी को इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्की मानते हैं। कुछ रेटिंग एजेंसीज ऐसे हैं
जो इनको रिस्की बिजनेस मानते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि 2024 तक, जब तक करंट गवर्नमेंट है, अदानी में प्रॉब्लम नहीं होगा। 2024 के बाद क्या होगा इस पे थोड़ा बहुत डाउट मुझे है, बिकॉज आई डोंट नो 2024 में क्या होगा, करंट गवर्नमेंट स्थिति क्या रहेगा। लेकिन माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट अगर 2024 के बाद भी अगर इंडिया चाहता है कि वो अपना बिजनेस सिनारियोस को टॉप लेवल में मेंटेन करना चाहता है, शुरू में थोड़ा लड़खड़ाएगा, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ना अदानी पे भरोसा करना ही होगा, बिकॉज जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर करेंटली इसके हाथ में है, ये मेरा मानना है, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर करेंटली इसके हाथ में है, अगर गवर्नमेंट इसके हाथ से इस मैटर को हैंडल नहीं करेगा तो फिर वो इंडिया के लिए एक खराब बात होगा। मतलब इंडिया का जो फॉरेन मतलब एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है या फिर एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर प्रॉब्लम होगा। बट अप टू 2024 मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखता, बट फिर भी एक कंसर्न का बात मैं बोल रहा हूँ, दैट इज इसका हाई डेप्थ। आप लोग इसका एनालिसिस करना प्लीज, इसका एनुअल रिपोर्ट निकाल के आप मुझे बताना, ये मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज अदानी पोर्ट का बिजनेस का एनुअल रिपोर्ट उसके वेबसाइट से निकालिए और इसका एनालिसिस खुद से थोड़ा सा घर में ट्राई कीजिएगा। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो शंकर जी, Yes. हाँ अदानी पोर्ट का कॉन्सेप्ट, अदानी पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या मैंने सही बोला? जो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिसर्च अगर करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा, यही अदानी पोर्ट का थोड़ा सा कंसर्न का एरिया है, मतलब वही हाई डेप्थ। अब हाई डेप्थ के साथ अगर हाई बिजनेस नहीं आएगा तो मुश्किल बढ़ सकता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब अगर बिजनेस आ जाए इसके साथ साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए देखना पड़ेगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा, बिकॉज एक्सपोर्ट होगा तो उसी से उसको रेंटल में इनकम मिलेगा, बिकॉज वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा और उसके बदले में उसको जो रेंटल इनकम मिलता है वहां से वो कितना इंप्रूव कर रहा है वो देखना पड़ेगा। इसके लिए जितना एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा उतना उसका बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा। अब ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है कि एवरेज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी करने से हमें क्या मिलता है। As you can see, the DuPont model breaks up the ROE formula into three distinct components. एक फाइनेंशियल लिवरेज में तोड़ा, that is average total asset divided by shareholders equity. एक एसेट टर्नओवर इक्वल्स टू नेट सेल्स बाय एवरेज टोटल एसेट में तोड़ा, और एक नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स में तोड़ा। अब अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पहुंचते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन, as let us proceed with the DuPont model to calculate Amara Raja's ROE for the financial year 14. हम लोग Amaran बैटरी कर रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। तो for this we need to calculate the value of the individual components, that is net profit margin. As I mentioned earlier, this is the same of PAT margin जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके आया, ठीक है। Amaran का 9.2% का पैट मार्जिन आया था, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा, ठीक है। तो पैट मार्जिन 9.2%। एसेट टर्नओवर अगर आप देखें, एसेट टर्नओवर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे पता चलेगा मुझे एसेट टर्नओवर? एसेट टर्नओवर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट सेल्स और उसके साथ चाहिए एवरेज टोटल एसेट्स। अब इसके लिए हमें फाइनेंशियल ईयर 14 का एनुअल रिपोर्ट में जाना है और उसके लिए हमें देखना है कि इसका एवरेज टोटल एसेट्स का क्या एरिया है। The denominator has average total asset which we know can be sourced from the balance sheet, but what does the word average indicate? ये एक पॉइंट है कि एवरेज कैसे पता करेंगे। एसेट का वैल्यू तो पता चल जाएगा बैलेंस शीट में जाएंगे तो, लेकिन एवरेज का क्या मतलब है? अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई मुझे बता सकते हो कि एवरेज कैसे निकालेंगे? रोशनी, प्रिया, मोहितोष, शुभो, आप लोग बोल सकते हो कि एवरेज टोटल एसेट कैसे निकालेंगे? एनीवन, कोई आइडिया लग रहा है? टोटल एसेट बाय इक्विटी। हाँ, टोटल एसेट बाय इक्विटी। नहीं, एक्चुअली एसेट के लिए ना आपको 2 साल का एसेट का एवरेज करना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टोटल एसेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 14 है 2139 करोड़। मैं आपको दिखाता हूँ, बट थिंक अबाउट दिस, द रिपोर्टेड नंबर इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14 व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक। दिस इंप्लाइज दैट at the start of the financial year 2014, that is 1st of April 2013, the company must have commenced its operation with asset that would carry it forward from the previous financial year. During the financial year 2014, company acquired more assets which when added to the previous year totaled is 2139 crore. Clearly the company started the financial year with a certain rupee value of asset but closed the year with a totally different rupee value of asset. मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिख जाएगा।
तो कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव, इफ आई वर टू कैलकुलेट द एसेट टर्नओवर रेशियो, व्हिच एसेट वैल्यू शुड आई कंसीडर? ठीक है, for the denominator, should I consider the asset value at the beginning of the year or the asset value at the end of the year? To avoid the confusion, practice is to average the asset value for the 2 financial year. Do remember this technique of average line items as we will be using across other ratios as well. मतलब similar concept other ratios concept में भी use होता है, ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना होगा. मैं आपको अभी बैलेंस शीट शो करूंगा ना, आपको अभी समझ आएगा. जस्ट सेकेंड. एमरन बैटरीज का नेट सेल्स, पहले थोड़ा नेट सेल्स देखेंगे. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का नेट सेल्स है 3437 करोड़ का. मैं अभी बैलेंस शीट लेके चलता हूं आप लोगों को पीएल बैलेंस शीट में. तो 3437 करोड़ का नेट सेल्स है और टोटल एसेट फाइनेंशियल ईयर 13 का लेंगे दैट इज 1770 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 14 का लेंगे 2139 करोड़ का. फिर इस दोनों को एवरेज कर देंगे दैट इज 1770 प्लस 2139 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेगा 1955 एंड दैट इज एसेट टर्नओवर के लिए एवरेज मिल गया. अब आपके मन में सवाल चल सकता है, ये एवरेज करना जरूरी था क्या? ये एवरेज करना जरूरी था. जरूरी इसलिए था बिकॉज एसेट क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बोला कि एसेट फ्लो होके आते हैं. ठीक है, एसेट का फ्लो होता है, मतलब 2000 ये क्या है, दिस इज 13-14 का है, तो यहाँ पर 2 साल का डेटा है. तो 13 का एसेट का फ्लो मतलब बेसिकली इसको कैरी फॉरवर्ड करके 14 में पहुंचाया गया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप 14 के एसेट 13-14 में एसेट को देखें तो ये देख सकते हैं आप कि 13-14 में जो टोटल एसेट्स का एरिया है ये देखिए 12568 मिलियन का. ठीक है, और यहाँ पर कितना दिख रहा है 12986 का. तो कुछ एसेट्स इस साल भी खरीदा गया है, कुछ एसेट्स यहाँ पर भी परचेस किया गया है. अच्छा, क्या एसेट अमाउंट मैच नहीं किया? एक सेकंड में देखता हूँ, रुकिए. एसेट अमाउंट कितना है हमारा कैलकुलेशंस पे, मैच तो करना चाहिए. टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 14 2139 करोड़ एंड टोटल एसेट फाइनेंशियल ईयर 13 1770 करोड़. एक बार थोड़ा सा देखिए तो टोटल एसेट्स मैच कर रहा है. 21 नहीं तो ये तो मिलियन में है. ठीक है, करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे बट कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे. क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? कुछ अमाउंट मिसिंग लग रहा है क्या? टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 13 का चाहिए और फाइनेंशियल ईयर 14 का चाहिए. 12986 ये है 12568. हाँ, करेंट एसेट्स टोटल. ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मिल गया. आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, वही मैं सोच रहा क्या प्रॉब्लम हुआ. ये देखिए 17,704 मिलियन का टोटल है. ठीक है, 13 का, और 21,394 मिलियन का टोटल है. 21,394 मिलियन का टोटल है आपका. ये सब मिलियन में दिया हुआ है और वहां पर हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इसका दिया हुआ है हमारा 14 का. अब ये 13 और 14 को क्या करना है, एवरेज करना है. तो वही देखिए आप यहाँ पर 1770 एंड 2139 डिवाइडेड बाई 2. बोलिए, समझ में आया? मैं थोड़ा सा डेटा मिस कर गया था. हेलो विक्रांत, समझ में आया कि नहीं? बोलो थोड़ा सा. हाँ शुभम, समझ में आया ना? ये 1770 और 2139, किसी को कोई डाउट है क्या? 1770 और 2139 किस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया? शंकर जी क्लियर हुआ आपको? हाँ क्लियर है. ओके. तो अल्टीमेटली इस तरह से हम लोग किसी भी एसेट्स को ना एवरेज कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम यही है कि क्या होता है कि जब हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं ना, बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो एसेट्स हमारा यहाँ पर था ना, यही कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा. यही कैरी फॉरवर्ड होता है 13 का एसेट 14 में. फिर इस साल कुछ खरीदते हैं तो वो यहाँ पर ऐड होके अल्टीमेटली नेट दिखता है. तो इसलिए एवरेज करना चाहिए. अब समझ में नहीं आता ना कि कौन सा एसेट को यूज करें, कि 13 का यूज करें कि 14 का यूज करें, मतलब ईयर का एंडिंग का यूज करें कि ईयर का क्लोज का यूज करें. तो उससे बेहतर है दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो. तो एवरेज एसेट यूज करके कैलकुलेट करो तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व. तो ये बड़ा ही पॉपुलर टेक्निक है एवरेज एसेट कैलकुलेट करने का. तो अल्टीमेटली हम लोगों को अल्टीमेटली वो बात आ गया कि जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे. अच्छा, सेल्स का एरिया कहाँ से मिलेगा? सेल्स कहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को? पीएल में जाना पड़ेगा क्या? रेवेन्यू में जाना पड़ेगा. तो रेवेन्यू में जाने से हमें सेल्स मिल जाएगा. नीचे है होगा शायद, एक सेकेंड. बैलेंस शीट पीएल, पीएल में रेवेन्यू 34 टोटल रेवेन्यू 3482 मिलियन का, और हम लोगों के पास यहाँ पर कितना शो कर रहा है 3437 करोड़ का. ठीक है ना?
मोहितोष? 3437 करोड़, अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेशन से करोड़ दिया गया है। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? एसेट टर्नओवर के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो हमें मिल गया ना 1.75 टाइम्स, ये टाइम्स में आएगा, एसेट टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आएगा। अब इससे क्या पता चलेगा? दिस मीन्स फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ 1 एसेट डिप्लॉयड, मतलब 1 रुपया का एसेट अगर डिप्लॉय करेंगे बिजनेस में, इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी उसके बदले 1.75 रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। बोलिए, इतना देर से जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकला 1 टका का एसेट डालने से 1 टका 75 पैसे का रेवेन्यू आएगा। ये बिजनेस का करंट सिनेरियो है 2014 में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज मुझे थोड़ा बताइएगा। आई अंडरस्टैंड थोड़ा लेंदी डिस्कशन है, बट कुछ कर नहीं सकते, फंडामेंटल डिस्कशन थोड़ा लेंदी हो ही जाता है। हेलो शुभो, शंकर जी, अनिमेश, मैं सभी को पूछ रहा हूं, क्या ये समझ में आया कि 1.75 टाइम्स अगर एसेट टर्नओवर रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ओके ओके, विक्रांत समझ में आया? प्रिया, रोशनी, आप लोग भी थोड़ा बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब देखो, अब आसान हो जाएगा, अब तो काम बड़ा सिंपल हो गया, अब मैटर बहुत ही सिंपल हो जाएगा, अब मैटर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। शंकर जी क्लियर हो रहा है ना? शंकर जी बोलिए। हाँ क्लियर हो। ओके, अब मैटर बहुत सिंपल है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फाइनेंशियल लेवरेज चाहिए, ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया। अब फाइनेंशियल लेवरेज, एवरेज टोटल एसेट बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, सेम टू सेम करना है, ठीक है। एवरेज टोटल एसेट तो कितना है हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया, 1955 का 2 साल का एवरेज आउट करके, एवरेज करके। और एवरेज शेयर होल्डर का इक्विटी भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में करना है। अगर आप शेयर होल्डर इक्विटी में जाएंगे बिजनेस में, एमरन बैटरीज में, अब वहां पर जाओ, शेयर होल्डर इक्विटी, बैलेंस शीट में जाओ, पता चल जाएगा। शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये वाला शेयर होल्डर्स फंड 170.81 मिलियन का दिख रहा है, ठीक है, 170.81 मिलियन का दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? शेयर होल्डर इक्विटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 13, एक सेकेंड, 1344, गड़बड़, 1770 नहीं, 1344, दिस वन, एक्चुअली दिस वन, इक्विटी एंड लायबिलिटी मिला के, ठीक है, ओन एंड लोन दोनों को मिला के शेयर होल्डर्स का इक्विटी यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। लायबिलिटी को भी लेना पड़ेगा जब शेयर होल्डर्स का टोटल इक्विटी देख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली लायबिलिटी साइड में जो कुछ भी आ रहा है वो सारे के सारे, मतलब ये कंपनी का बेसिकली क्या है? ये कंपनी का बेसिकली कैपिटल है, इन सिंपल अगर बोलो तो ये कंपनी का कैपिटल एरिया है। तो 1344 एंड दिस इज 1430 मिलियन का। अब इसको बस कन्वर्ट करना है हमें करोड़ों में, तो कर दीजिए, ठीक है। 1362 एंड शेयर होल्डर इक्विटी 1059 करोड़ का, तो अल्टीमेटली दोनों का एवरेज करके हमें मिलता है 1211 करोड़ का। और जब आप इसको फाइनेंशियल लेवरेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 1.61 टाइम्स बताते हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज 1.61 टाइम्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कंसिडरिंग एमरन बैटरीज हैज लिटिल डेब्ट, इसके पास थोड़ा बहुत लोन है, थोड़ा सा लोन है 1.61, इसका मतलब ये है कि financial leverage 1.61 is indeed an encouraging number. The number above indicates that for every ₹1 of equity, Amaran Battery supports 1.61 of assets. मतलब every equity shareholder का 1 टका यूज करके उसके पीछे वो सपोर्ट कितना देता है? 1 टका 61 पैसा का, मतलब 1.61 पैसा का एसेट को सपोर्ट में लगा के रखता है इक्विटी के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बड़ा ही प्यार से कि एवरेज शेयर होल्डर्स का इक्विटी से वो कितना टोटल एसेट को बना रहा है। तो शेयर होल्डर्स के इक्विटी से वो 1.61 एसेट बना रहा है करंटली, ये उसका करंट सिनारियो है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1.61। अब अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट मार्जिन या आरओई के हम लोग ऑलमोस्ट आसपास पहुंच चुके हैं, ठीक है, एज पर डुपॉन्ट मॉडल। अब डुपॉन्ट मॉडल हम लोगों को क्या बताएंगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। तो वी ऑलरेडी नो कि 9.2% हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन है, 1.75 टाइम्स हमारा एसेट टर्नओवर है एंड फाइनेंशियल लेवरेज हमारा 1.61 है। तो अल्टीमेटली इसको टोटल करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज 25.9%। ये क्वाइट इंप्रेसिव है, ये अच्छा है, किसी भी कंपनी का मोर देन 80% अच्छा होता है, तो ये तो 25.9% है।
तो आई अंडरस्टैंड दिस इज अ लेंथी वे टू कैलकुलेट आरओई, ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट दिस इज परहैप्स द बेस्ट वे एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग आरओई वी कैन डेवलप वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द बिजनेस. डुपॉन्ट मॉडल नॉट ओनली आंसर व्हाट द रिटर्न इज बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ द रिटर्न. अगर आप डुपॉन्ट मॉडल को फॉलो करेंगे, ये सिर्फ नॉर्मल रिटर्न को नहीं बताएगा, ये रिटर्न का क्वालिटी को भी आपको बताएगा कि भाई कौन सा एरिया से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है. However, if you wish to do a quick ROE calculation, you can do so in the following way. ROE equals to net profit divided by average shareholders equity. अब इस तरह से भी फटाफट कर सकते हो. तो in that case आपका ROE कितना आ रहा है? Net profit is 367 करोड़. ठीक है, नेट प्रॉफिट इज 367 करोड़, हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे. और एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी 1211 करोड़, ये हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया. तो अल्टीमेटली 30.31%. ठीक है, लेकिन दिस वन इज मोर प्रोमिनेंट. 25.9 इज मोर प्रोमिनेंट डुपॉन्ट मॉडल. ठीक है, दिस इज नॉट डुपॉन्ट मॉडल. ये भी एक तरीका है शेयर होल्डर्स इक्विटी देखने का. ठीक है, तो आरओई देखने का ये भी एक तरीका है. हम लोग शुरू से जो तरीका देख रहे हैं अलग अलग वो भी है, बट सबसे बेहतर प्रोमिनेंट एरिया है डुपॉन्ट मॉडल से यूज करो. जिसमें डुपॉन्ट आपको, मैं एक बार रिवाइज करके बताता हूँ, डुपॉन्ट आपको 3 चीजें ऐड इनटू करने के लिए बोलते हैं. आप नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, तीनों को आप कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा. फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करो, आप एसेट टर्नओवर कैलकुलेट करो और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो. ठीक है, इस तरह से आप डुपॉन्ट मॉडल यूज करके किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो, और जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और इनसाइट बताते हैं कंपनी के बारे में. मुझे बताइएगा, बड़ा लंबा डिस्कशन था डुपॉन्ट मॉडल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, बट क्या ये समझ में आया? एक बार घर में रिवाइज करना पड़ेगा, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या क्लियर हुआ आरओई? प्लीज बताइएगा. यस सर. हाँ, समझ में आया सबको? अनिमेश, शंकर जी क्लियर आया आपको? बताइए, थोड़ा लंबा डिस्कशन था. मटेरियल जरा भेज दीजिएगा तो. हाँ जी, स्टडी मटेरियल थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा. कर दिया था आपको, मिला नहीं आपको? ना ये वाला अभी जो, अच्छा कर दिया हाँ, था पहले तो. ये मैंने जो किया उसी के अंदर ही दिया हुआ है. ठीक है, मैं फिर से, अगर आपको गुम हो गया तो मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा. ठीक है, अच्छा मैं 5 मिनट, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, अनिमेश कोई डाउट है रिटर्न ऑन इक्विटी में? मतलब जो पढ़ाया गया समझ में आया? मोहितोष बोल. हाँ सर, लेकिन एक बार रिपीट करना पड़ेगा, हम हाँ, चेक कर लेंगे. ऑब्वियसली मैं एक काम दे सकता हूँ आप लोगों को घर में कैलकुलेशन के लिए. आप एमरॉन बैटरीज को तो जरूर कीजिए. एमरॉन का मैं बैलेंस शीट वगैरह जो एनुअल रिपोर्ट है मैं शेयर कर देता हूँ. ठीक है, मैं करके दिया भी किसी को मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैंने ठीक बोल रहा तो. लेकिन मैं आपको एक काम देता हूँ, आप घर पे अदानी पोर्ट का रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो. बस आपको बैलेंस शीट चाहिए उसका, और यही फॉर्मूला यूज करना है आपको. बोलो, होगा मोहितोष? शेयर करें सर. विक्रांत? हाँ, होगा. यस सर. हाँ सर. आपको बस क्या करना है, अदानी पोर्ट का पैट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी, जो दोनों हम लोग आज के क्लास में किया, और साथ में ईबीआई टीटीएम मार्जिन भी, मतलब जो लास्ट क्लास में किया था, आपको अदानी पोर्ट का करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरओई करना है. तो आप लोग उसका बैलेंस शीट निकालिए, रिसेंट ईयर का ही निकालिए, 2021 का, और फिर कैलकुलेट करके देखिए. और अदानी पोर्ट का एज सच कॉम्पिटिटर अगर कोई होगा तो उसके साथ भी एक बार मैच कीजिए. और इसके साथ, मतलब अगर आप एमरॉन के साथ करना चाहते हो तो एक्साइड कीजिए, या फिर सिमिलर इंडस्ट्रीज का भी करके मुझे बताइए. एक फंडामेंटल का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग जो होमवर्क बता रहे हैं ना उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, मतलब आप लोग उसमें कैलकुलेट करके बताइएगा कि करेंटली ये चल रहा है कंपनी का, इस तरह से. हाँ निमेश, अच्छा रहेगा ना? हाँ सर, हाँ पहले कीजिए इसको. ठीक है, चलो सर, इसको मैं फंडामेंटल के लिए करूंगा. ठीक है, अच्छा आप लोग 5-10 मिनट वेट करना चाहोगे, या फिर एक्चुअली शंकर जी का एक स्पेशल रिक्वेस्ट था टैक्सेशन के लिए, आप लोग रहोगे 10 मिनट तो फिर मैं बता दूंगा वो टैक्सेशन का थोड़ा सा एरिया में एक बार बताऊंगा. शंकर जी आज बताए? हाँ दादा. नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, नेक्स्ट संडे करते हैं. नेक्स्ट संडे करेंगे? हाँ, अगर बोलेंगे तो मैं 5 मिनट 2-3 मिनट बोल सकता हूँ, अदरवाइज अगर बोलेंगे तो ठीक है. नेक्स्ट संडे कर. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट संडे कर लेते हैं. टैक्सेशन मैं रेडी रखा था आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन आरओई में टाइम लगेगा मुझे भी थोड़ा पता था, बट कुछ कर नहीं पाए. ये देखिए मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, टैक्सेशन फॉर इन्वेस्टर्स मैं पूरा रेडी रखा था कि मैं बोलूंगा. थोड़ा सा तो आज डिस्कस करने के लिए मैं सोचा था. एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं बताता हूँ. बताऊंगा नहीं, बस दिखा रहा हूँ मैं. हाँ, ये देखिए, तो नेक्स्ट दिख संडे रहा है? थोड़ा इन हाँ जी,
नेक्स्ट संडे थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट संडे थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। ये टैक्सेशन फॉर इन्वेस्टर्स का कुछ एरिया है, इसमें कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल गेन का काफी सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं सोचा था शंकर जी ने बोला था, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन बताऊंगा। ऐसे टैक्सेशन बहुत बड़ा है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में जरूर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे में इसको बताता हूँ। ओके, ठीक है, आज बहुत लंबा मैराथन हो गया होगा, ठीक है, ओके, चलिए। हेलो हाँ बोलो अनिमेश, सर। बोलो। हाँ बोलो बोलो। तो सर होमवर्क में क्या कह रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ, पैट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये तीनों चीज करना है। कोई भी कंपनी का कर सकते हो, जो भी कंपनी का करोगे कॉपी में करो, कंप्यूटर में करो, करके बस आप शेयर करो। जैसे मैंने एक बोला अदानी पोर्ट, मेरे हिसाब से आप लोगों को करने के लिए मैंने बोला, ठीक है, अदानी पोर्ट एंड एसीजेट। बाकी आप अमेरन का भी करो, 2000 मतलब रिसेंट ट्रेंड का, और अमेरन का साथ एक्साइड का भी करो, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप किसी भी कंपनी का कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अदानी पोर्ट। 2021 का। हाँ, जो रिसेंट है, रिसेंट जो एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेगा 2021 का ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। मोहितोष বল। দা যাচ্ছে এবারে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে? হুম 100 বার। এইটাই, এই কাজের কাজটার জন্যই মানে মাথা খাটাতে হবে, ঠিক আছে, তাই তো শুভ? কি রে, শুভর আওয়াজ পাচ্ছি না। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ, তো একটু এটা ডেঞ্জারাস জিনিস। डेंजरस জিনিস, হুম मतलब डेंजर Practical, इसलिए। হ্যাঁ থিওরিটিক্যালের সাথে প্র্যাকটিক্যালের যখন আমরা স্টক ওয়াইজ করব তখন বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, যখন মানে এটা তো আমরা দেখলাম প্র্যাকটিক্যাল থিওরিটিক্যাল মিক্সড আপ করে, অ্যাকচুয়ালি থিওরি এখানে কিছুই ছিল না, পুরোটাই ক্যালকুলেশন ছিল আর ক্যালকুলেশনের মানে ছিল, তাই তো। यहाँ पूरा ही पूरा कैलकुलेशंस का मतलब था और कैलकुलेशन का হ্যাঁ तरीका বলতে था, পারেন। ठीक है, कैलकुलेशन था और उसका तरीका था। अब इसको जब कंपनी के साथ एनालाइज करना चालू करेंगे तब आंख चलना चालू होगा, अच्छा ये है वो है, टाइम लगेगा, मतलब अगर सीखने में 6 मंथ्स लगेगा तो इसमें अगर एक्सपर्ट बनना है तो मोर देन 1 ईयर के आसपास टाइम लग जाएगा। मतलब अगर आप लोग इसके अंदर एक्सपर्टाइज बिल्डअप करना चाहते हो तो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट हाँ अगर अभी से प्रैक्टिस करना चालू करोगे, जिसका जो भी एज है, 1-2 साल में आप लोग उस एक्सपर्टाइज में पहुंच सकते हो, इतना मैं बोल सकता हूँ। क्या प्रिया? प्रिया एकदम आवाज नहीं है आपका, प्रिया बोलो, सही कि नहीं? हाँ सर। होगा ना, इसमें स्टॉक एक्सपर्ट बन सकते हो कि नहीं बन सकते, बोलो। हाँ सर। आप लोग काफी एक्सपर्टाइज हो गए हो, बट बहुत दूर जाना है, लॉट्स टू गो, प्रॉमिसेस टू कीप। ठीक है सर, चलो बहुत लंबा टाइम ले लिया आज आप लोगों का। ओके, बाय फिर, गुड नाइट। হ্যাঁ दादा बाय, गुड नाइट दादा। बाय दादा, सर, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट रश्मि। गुड नाइट दादा। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट विक्रांत। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। अनिमेश गुड नाइट, टाटा।